ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 121। वे कमरे में पहुंचे, गैब्रियल को पीछे छोड़ते हुए जो अभी भी हंसी में था। जब वे प्रिंस पैलेस में अपनी सीटों पर बैठे तो वे फिर से कुछ समय के लिए चुप रहे, यह नहीं जानते हुए कि कौन बोलने वाला है। एक पुरुष के रूप में विवान ने बोलने की पहल करने का फैसला किया, इसलिए उसने अपनी गला साफ की और बोलने ही वाला था जब सान्या ने बीच में ही बात शुरू कर दी। विवान, ये दोनों मेरी दोस्त हैं। ये दीपिका और पूजा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तीनों एक दूसरे को जानते हो। दीपिका, पूजा, यह विवान है, इस महल का मालिक। वह यहाँ सोमेश्वर सिटी में मेरी मदद कर रहा है। सान्या ने दोनों की ओर देखते हुए कहा। खैर, मुझे नहीं लगता कि मुझे सान्या और मेरे बीच के रिश्ते को फिर से बताने की जरूरत है। तो मैं कह सकता हूँ कि विवान और मैं परिचित हैं। हम 1 साल पहले क्रिस्टल सिटी में मिले थे और पिछले हफ्ते वेंचर सिटी में। दीपिका ने कहा। उसने विवान की उपस्थिति में उनके बीच की सगाई के बारे में बात न करने का फैसला किया। उसने पहले ही कहा था कि वह सगाई को नहीं मानता, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो रिश्ता पहले से ही कमजोर था वह न टूटे। वह विवान को नाराज करने वाली कोई बात नहीं कहना चाहती थी। जब उसने देखा कि लड़कियों ने उनके बीच के रिश्ते को स्पष्ट कर दिया है तो विवान ने हस्तक्षेप न करने और चीजों को वैसे ही रहने देने का फैसला किया। इसके अलावा उसे ये देखकर अच्छा लगा कि दीपिका ने नहीं कहा कि वह उसकी मंगेतर है। अगर उसने वास्तव में जोर देकर कहा होता कि वह उसकी मंगेतर है तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करता कि वह उससे अच्छी दूरी बनाए रखे। उसने सगाई को नहीं माना और न ही उसने दीपिका को इतना जानने के लिए कि वह वास्तव में इसे स्वीकार करे। दूसरी ओर पूजा ने भौहें चिढ़ाई। दीपिका ने वास्तव में कहा कि वह और विवान केवल परिचित हैं। ये तो उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। क्या दीपिका ने उसे नहीं बताया था कि वे दोनों सगाई कर चुके हैं? ये परिचित होने का क्या मतलब है? वह भी पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है जब उसने दीपिका का हाथ अपने हाथ में महसूस किया। जब उसने देखा कि दीपिका उसे सिर हिलाकर इशारा कर रही है तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कम से कम अभी के लिए वह कुछ नहीं कहेगी और तब तक इंतजार करेगी जब तक वे अकेले न हों। उसे इस लड़की से जवाब लेना होगा। सब कुछ स्पष्ट करने के बाद समूह ने कुछ मिनटों तक बातचीत की, फिर विवान ऊपर गया ताकि वह ताज़ा हो सके और आराम कर सके। समझौते के अनुसार उन्हें 10 बजे निकलना था, इसलिए चूंकि अभी सुबह के 6 बजे थे उसने सोचा कि उसके पास अपने कठोर मांसपेशियों को थोड़ा आराम देने का समय है। शावर लेने के बाद विवान बिस्तर पर कूद गया और अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक खुल गईं। इसका कारण ये था कि उसे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला था जिसने उसे उस समय की याद दिलाई जब उसने सिस्टम प्राप्त किया था। पहला महीने की आय अर्जित करने का पुरस्कार, ग्लेज होटल। ये केवल एक प्रॉम्प्ट था, लेकिन इसने उसे एक महत्वपूर्ण बात की याद दिला दी थी जिसे उसने वास्तव में भूल गया था। लेकिन साथ ही उसे ये भी याद आया कि आज वास्तव में शनिवार है, अगस्त का पहला दिन। दूसरे शब्दों में, ये दूसरा महीना था जब वह शुरू करने वाला था। हालांकि उसने 13 जुलाई को सिस्टम प्राप्त किया था, सिस्टम चीजों का मूल्यांकन अलग तरीके से करता था। हालांकि यह सच था कि उसे सिस्टम प्राप्त हुए 1 महीना नहीं हुआ था, सिस्टम सामान्य कैलेंडर का उपयोग करता था। इसलिए सिस्टम के अनुसार 1 महीना बीत चुका था और उसने इस महीने में कमाई की थी। हालांकि यह केवल सट्टेबाजी और किराने के विभाग से था, कम से कम उसने कुछ बड़ा कमाया था। इसके अलावा संस्थानों और कंपनियों से सभी अन्य आय आज ही बढ़ने वाली थी। बेशक ये केवल सुरक्षा कंपनी, अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर पर लागू होता था। फिर एक और चीज थी जो उसे प्राप्त होने वाली थी। वह थी पहली आय पुरस्कार। अब उस चीज पर वापस आते हैं जो उसे अभी मिली थी। उसे ग्लेज होटल से पुरस्कृत किया गया था। गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड की तरह ग्लेज होटल देश में एक प्रसिद्ध होटल व्यवसाय था। इसके देश भर में कई शाखाएं थीं। हालांकि हर शहर में इसकी शाखा नहीं थी, कम से कम सोमेश्वर सिटी में एक थी। हालांकि विवान ने अभी तक ग्लेज होटल का वास्तविक मूल्य नहीं जैक किया था, वह निश्चित था कि यह कुछ छोटा नहीं था। इसका मूल्य कम से कम $10 बिलियन होना चाहिए। सोचने में समय बर्बाद किए बिना उसने अपना फोन निकाला और होटल के विवरण की खोज की, और जल्द ही उसे वह परिणाम मिला जिसकी उसे तलाश थी। ग्लेज होटल एक 5 सितारा होटल जो देश के 30 से अधिक शहरों में शाखाएं रखता है। अजिमा देश में खुद 5 प्रांत हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और अंत में केंद्रीय प्रांत। इन 5 प्रांतों में केंद्रीय प्रांत तकनीकी विकास के मामले में सबसे आगे था। ये वह जगह भी थी जहां राजधानी स्थित थी। दूसरे 4 प्रांत केंद्रीय प्रांत से कहीं बड़े थे, लेकिन अंत में वे सबसे कम विकसित थे। इसका कारण ये था कि देश का वर्तमान नेता ऐसा कोई था जो सोचता था कि केंद्रीकरण बेहतर है। दूसरे शब्दों में उसने सोचा कि पहले केंद्रीय प्रांत का विकास होना चाहिए, फिर उसके बाद विकास के फल अन्य 4 प्रांतों में फैलने चाहिए। इसलिए अन्य 4 प्रांत वास्तव में उतने विकसित नहीं थे।
हालांकि उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया गया था, ये सच था कि वे अभी भी पीछे थे। 4 प्रांतों की एकमात्र बचत ये थी कि वे देश में खाद्य आपूर्ति के मुख्य स्रोत थे। चूंकि वहां बहुत जगह थी, 4 प्रांतों में कई बागान थे जो जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन बेशक अन्य चीजें थीं जिन्हें अन्य देशों से आयात करना पड़ता था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि देश का जलवायु हर प्रकार की फसल का समर्थन नहीं कर सकता। विषय पर वापस आते हुए, अजिमा देश में 57 शहर थे। ग्लेज होटल पहले से ही 30 शहरों में फैल चुका था, इससे ये स्पष्ट होता है कि यह आधे से अधिक शहरों को कवर कर चुका है। होटल का मुख्य ध्यान स्पष्ट रूप से केंद्रीय प्रांत पर था। इस क्षेत्र में 7 शहर थे। इन 6 शहरों का विकास करतू सिटी की तरह बहुत अच्छा हुआ था। इसलिए ग्लेज होटल इन 7 शहरों में फैल गया, और उसके बाद कुछ अन्य शहरों को यादृच्छिक रूप से एक शाखा रखने के लिए चुना गया। लेकिन होटल के शीर्ष प्रबंधन के पास सभी शहरों में होटल फैलाने की योजनाएं थीं। लेकिन ऐसा लगता था कि उसे इस पर ध्यान देना होगा। थोड़ा शांत होने के बाद विवान ने एक ऐसी चीज के बारे में सोचा जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। सिस्टम वास्तव में ये संपत्तियां कैसे प्राप्त करता है? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने पहले ही एक समूह बनाया है जिसे कानूनी रूप से देखा जा सकता है। इस समूह के पास पैसे हैं, इसलिए दूसरों का मानना है कि समूह ने तुम्हारे लिए कंपनियां या शेयर खरीदे हैं। तो तुम्हें बस अपना हस्ताक्षर करना है और सब कुछ हल हो जाएगा। एक और बात, अगर बैंक उस पैसे की जांच करता है जो तुम्हारे खाते में आता है जब गुणन प्रभाव होता है, तो वे पाएंगे कि स्रोत समूह है। विवान सिस्टम से प्रभावित था। वास्तव में इसमें ऐसी क्षमता थी। अब वह उस समूह के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जो सिस्टम ने बनाया था। इस समूह का नाम क्या है? इसकी चिंता मत करो, तुम इसके बारे में भविष्य में जानोगे। शायद तुम्हें उस समूह से पुरस्कृत किया जाएगा जब तक तुम एक निश्चित आवश्यकता पूरी नहीं कर लेते या इसके होने की आवश्यकता नहीं होती। विवान ने सिर हिलाया। सिस्टम वास्तव में यहाँ रहस्यपूर्ण खेलने की कोशिश कर रहा था। खैर, चूंकि कहा गया था कि वह भविष्य में इसके बारे में जान जाएगा, उसने इस पर अभी के लिए विचार न करने का फैसला किया। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया जिसने उसे उत्साहित कर दिया। सिस्टम, क्या तुम मुझे हस्ताक्षरों के मुद्दों में मदद कर सकते हो? मैं भविष्य में केवल एक हस्ताक्षर के लिए इधर उधर नहीं घूमना चाहता। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम कुछ समय के लिए चुप रहा, फिर अंततः जवाब दिया। यहाँ सिस्टम की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि मेजबान मेहनत करने के महत्व को समझे। अगर तुम हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी इधर उधर जाने में आलसी हो, तो क्या सिस्टम वास्तव में एक आलसी मेजबान द्वारा होस्ट किया जा रहा है? विवान का मुंह कुछ समय के लिए खुला रह गया। वह वास्तव में बेबसी में था। सिस्टम के साथ यह क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं था? खैर, विवान ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया। बस सोचो कि मुझे दक्षिणी प्रांत से निकलकर उत्तरी प्रांत जाना होगा, केवल एक हस्ताक्षर करने के लिए। क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? विवान ने फिर जारी रखा, वह समय मैं अन्य चीजों के लिए उपयोग कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बेकार बैठा रहूंगा। एक और बात, जब मैं यात्रा करते समय विमान में समय बिता रहा हूँ, क्या मैं आलसी नहीं हो रहा हूँ? तुम बस उनसे कह सकते हो कि वे अनुबंध तुम्हारे पास लाएं। विवान, वह वास्तव में एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या कहना है, लेकिन एक इंसान के रूप में उसके पास निश्चित रूप से कुछ कहने के लिए था। लेकिन मुझे केवल एक हस्ताक्षर करने के लिए समय निकालना होगा। उस समय में जब मैं दस्तावेजों को देख रहा हूं और जो व्यक्ति समझौता लाया है उसके साथ बातचीत कर रहा हूं, वह समय बर्बाद नहीं होगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ समय के लिए फिर से कोई जवाब नहीं आया। फिर 2 मिनट बाद जवाब आया। ठीक है, सिस्टम तुम्हें शेयरों और अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन इसके बदले हर कंपनी के साथ तुम्हारे पास शुद्ध मूल्य को 100% बढ़ाने के लिए आधा साल होगा। विवान पहले तो संतुष्ट था, लेकिन जब उसने ये सुना कि इसके लिए क्या शर्तें हैं, तो वह शिकायत करना चाहता था। लेकिन स्थिति के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि फिर भी वह कंपनियों के मूल्य को बढ़ाने वाला था। आधे साल की समय सीमा के बारे में वह निश्चित था कि वह प्रबंधित कर लेगा। समय के साथ वह निश्चित था कि उसका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि वह उस समस्या को आसानी से हल कर सकेगा। विवान इस पर इतना आत्मविश्वासी था कि उसने एक महत्वपूर्ण बात को भूल गया। किसी कंपनी की शुद्ध संपत्ति केवल निवेश की गई राशि पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। एक अच्छा उदाहरण अनुसंधान संस्थान होगा। चाहे कितनी भी राशि हो, जब तक वैज्ञानिक अनुसंधान को पूरा नहीं करते और सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त करते, तब तक राशि का कोई महत्व नहीं होगा। फिर एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। इस बार विवान स्पष्ट रूप से अगले आने वाली चीज के बारे में और भी अधिक उत्साहित था। तैयार हो जाओ, कंपनियों की आय जो मासिक आधार पर बढ़ाई जाती है, वह अगले है। तैयार रहो।
तैयार हो जाओ, कंपनियों की मासिक आय अब आने वाली है। तैयार रहो। इसके तुरंत बाद संकेत आने लगे। आपको पिछले महीने गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड, एम्बर सिक्योरिटीज और सेफ्टी एनफोर्सेस से 34.5 करोड़ रुपए की आय मिली है। गुणांक लागू किया गया। आपको 3,450 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहली आय, इनाम के रूप में आपको 3 मिमी 26M हेलीकॉप्टर मिलते हैं। आपको ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर और होप अस्पताल से पिछले महीने 76.3 करोड़ रुपए की आय मिली है। गुणांक लागू किया गया। आपको 763 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहली आय, इनाम के रूप में आपको एक व्यापक स्पीड सीटी स्कैनर और एंटी ल्यूकेमिया गोलियों की रेसिपी मिलती है। क्या आप किराने के विभाग का पहला आय इनाम लेना चाहेंगे या आप अभी भी जमा करना चाहेंगे? 5 सिस्टम संकेत एक के बाद एक आए और उसके बाद उसके फोन की वाइब्रेशन ने संकेत दिया कि उसके खाते में पैसे आ गए हैं। विवान ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, जमा होने दो। मैं आवश्यकतानुसार इनाम लूंगा। वह अब तक जो नए किराने के स्टोर खरीद रहा था, उनके पहले आए इनाम को बचा रहा था ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि जो इनाम उसे मिलेगा वह उच्च गुणवत्ता का होगा। विवान ने एक एक करके इनामों का विश्लेषण करना शुरू किया। 3 सुरक्षा कंपनियों ने उसे 34.5 करोड़ रुपए दिए। ये वह पैसा था जो उसे तब से मिला था जब से उसने इन पर नियंत्रण किया था। चूंकि अधिकांश अनुबंध वर्ष की शुरुआत में हस्ताक्षरित किए गए थे, ये स्पष्ट था कि उसे अगले महीने तक ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। फिर भी 34.5 करोड़ रुपए को अच्छे 3,450 करोड़ रुपए में गुणांकित किया गया था। यह एक अच्छा राशि थी जो उसने यहां कमाई थी। यह उसे 50,000 करोड़ रुपए खाता संतुलन लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा था। ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर और होप अस्पताल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उसे 70 करोड़ रुपए से अधिक दिए। मुख्य आय रिसर्च सेंटर से आई थी, जो पिछले वर्षों में अनुसंधान की सफलता के कारण थी। रिसर्च सेंटर द्वारा बेची गई दवा मुख्य आय का स्रोत थी। हालांकि होप अस्पताल भी एक अच्छा आय स्रोत हो सकता था, विवान जानता था कि यह अभी भी प्रमुख अस्पतालों के पीछे है। दूसरे शब्दों में, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि होप अस्पताल अन्य अस्पतालों को पकड़ सके और उन्हें पार कर सके। अस्पताल को एकाधिकार बनाने के लिए विवान को यकीन था कि यह असंभव होगा क्योंकि सरकार निश्चित रूप से शामिल होगी। सरकार के पास देश में कई चिकित्सा अनुसंधान और फार्मास्यूटिकल कंपनियां थीं। इसलिए अगर उसके पास फार्मास्यूटिकल उद्योग में एकाधिकार करने का सपना था, तो वह सरकार के खिलाफ जा रहा होगा। अब जो इनाम उसने प्राप्त किए थे उनके बारे में इस बार सिस्टम ने उसे इनामों के विवरण देने में उदारता दिखाई। मिमी 26M हेलीकॉप्टर, ये भारी वजन के परिवहन हेलीकॉप्टर हैं जिनमें 2 इंजन होते हैं। इसके पास निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रू 5 लोग, लंबाई 40 मीटर, मुख्य रोटर व्यास 32 मीटर, ऊंचाई 8.14 मीटर, वजन खाली 28.2 टन, वजन अधिकतम टेक ऑफ 56 टन। इंजन 2X ZMKB प्रोग्रेस D136 टर्बो शाफ्ट। इंजन शक्ति 2X 10,000 शाफ्ट हॉर्स पावर। अधिकतम गति 295 किलोमीटर घंटा। सेवा छत 4.6 किलोमीटर। रेंज 1952 किलोमीटर। विशिष्ट लोड 80 सैनिक। इस जानकारी को देखकर कोई बता सकता है कि ये हेलीकॉप्टर सैन्य या उससे संबंधित किसी चीज के लिए बनाए गए थे। 80 सैनिकों की ले जाने की क्षमता के साथ यह आपात स्थितियों में गार्डों को आसानी से तैनात कर सकता था। ये कुछ था जिसका विवान इंतजार कर रहा था। उसने पहले ही मैक्सवेल से 1 या 2 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कहा था, अगर संभव हो। लेकिन अब जब उसे सिस्टम द्वारा इनाम मिला था, विवान खुश था। उसके पास 3 थे। तैनात किए जा सकने वाले कुल सैनिक 240 होंगे। अगर वह 20 लोगों की एक टीम बनाता है तो उसके पास 12 टीमें होंगी। फिर प्रत्येक हेलीकॉप्टर में 4 टीमें होंगी। वह 4 टीमों को भी मिला सकता था और एक पलटन बना सकता था जिसमें 80 लोग हों। तो प्रत्येक पलटन को एक हेलीकॉप्टर सौंपा जाएगा। हालांकि उसके पास वर्तमान में केवल एक टीम स्क्वाड थी, वह फिर भी डेनाली से और अधिक बनाने के लिए कह सकता था। व्यापक स्पीड सीटी स्कैनर, यह एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग किसी जीवित प्राणी के शरीर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यह उच्च गति पर काम करता है और सभी व्यापक विवरण देता है जो स्कैन की विशेषज्ञता के अनुसार मिल सकते हैं। ये वह था जो होप अस्पताल के पहले आए इनाम से आया था। ये कुछ था जो वहां डिलीवर किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से विवान इस समय ऐसा नहीं करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि वह अस्पताल के 100% शेयरों का मालिक हो। वर्तमान में उसके पास 70% शेयर हैं। अस्पताल का कुल मूल्य 500 करोड़ रुपए था, तो उसके हाथ में 350 करोड़ रुपए था। शेष 30% शेयरों को प्राप्त करने के लिए उसे लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। निश्चित रूप से 30% का मूल्य 150 करोड़ रुपए था, लेकिन उन्हें जितनी जल्दी हो सके प्राप्त करने के लिए वह 200 करोड़ रुपए भी पेश कर सकता था। एंटी ल्यूकेमिया गोलियां, ये गोलियां किसी व्यक्ति को रक्त कैंसर से बचाने के लिए होती हैं।
दूसरे शब्दों में, भले ही कोई उच्च विकिरण का अनुभव करे, वह निश्चित रूप से ल्यूकेमिया नहीं पाएगा। नोट: ये गोली एक व्यक्ति को ल्यूकेमिया से बचाने के लिए इम्यूनाइज करती है ताकि वह ल्यूकेमिया से प्रभावित न हो। लेकिन अगर कोई खतरनाक विकिरण के साथ खेलता है तो इम्यूनाइजेशन उस व्यक्ति को विकिरण से आने वाले अन्य प्रभावों से बचाने में मदद नहीं करेगा। ये ल्यूकेमिया का इलाज नहीं करती। ये कुछ था जिसका विवान लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये रेसिपी ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाने वाली थी। हालांकि गोलियां ल्यूकेमिया का इलाज नहीं कर सकती, वे निश्चित रूप से ल्यूकेमिया के और मामलों को रोकेंगी। दूसरे शब्दों में, जैसे ही वर्तमान पीढ़ी एंटी ल्यूकेमिया गोलियां प्राप्त करेगी, वह निश्चित रूप से ल्यूकेमिया से पीड़ित नहीं होगी। विवान अत्यंत उत्साहित था। शरीर को मजबूत करने वाली गोली के उत्पादन के पूरा होने के बाद वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का उत्पादन किया जाए। हालांकि गोलियों को नैदानिक परीक्षणों और चिकित्सा विभाग से अनुमोदन के लिए एक अच्छा समय लगेगा, वह सुनिश्चित था कि इसमें 2 महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। जब विवान उन इनामों के साथ व्यस्त था, दूसरी ओर लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थीं, ये समझने की कोशिश कर रही थीं कि विवान और दूसरी लड़की के बीच क्या संबंध है। तुम्हारा मतलब है कि तुम और विवान सगाई कर चुके हो? सान्या ने विश्वास के साथ दीपिका की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपिका पहले ही सगाई कर चुकी है। इसके अलावा उसके दिल में एक दर्द की लहर थी जब उसने सोचा कि विवान की पहले से ही मंगेतर है। उसे लगा कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है और वह खुद को उदास महसूस करने से रोक नहीं सकी। हाँ, लेकिन तुम जानती हो, मैं ही थी जिसने सगाई का सुझाव दिया। मैंने अपने दादा से कहा कि मैं विवान से प्यार करती हूँ। तो हम विवान के घर गए और मेरे दादा और विवान के पिता ने इस पर सहमति बनाई कि हम दोनों सगाई कर सकते हैं। दीपिका ने जवाब दिया। उसे पता था कि सान्या निश्चित रूप से विवान के लिए भावनाएं रखती है, लेकिन उसके लिए भी उसके प्रति गहरी भावनाएं थीं। वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। क्या तुम विवान के परिवार को जानती हो? सान्या ने धीमी आवाज में पूछा। अब तक उसने कभी विवान की पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश नहीं की, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे बताएगा। लेकिन अंत में ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पहले ही हरा चुका है। हाँ, वह क्रिस्टल सिटी के रॉय परिवार से है, दीपिका ने जवाब दिया, लेकिन साथ ही वह इस पर संदेह में थी। आखिरकार बुगाटी वेरॉन जो वहां खरीदी गई थी, वह सब कुछ, हवेली, यूरोकॉप्टर, ये चीजें विवान की पृष्ठभूमि के साथ मेल नहीं खाती थीं। भले ही विवान रॉय परिवार का सबसे प्रिय युवा मास्टर हो, वह निश्चित रूप से इन सभी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा रॉय परिवार उसके परिवार की तुलना में निम्न स्तर पर था, और चूंकि उसके परिवार के पास बुगाटी वेरॉन खरीदने के लिए कनेक्शन नहीं थे, तो रॉय परिवार कैसे कर सकता था? वह सोच रही थी कि क्या यह सच था कि विवान इस जगह का मालिक था या वह किसी और के घर में रह रहा था। रॉय परिवार, ये नाम क्यों परिचित लगता है? हालांकि यह पहली बार था जब वह इस नाम को सुन रही थी, सान्या को ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है। इस नाम में कुछ परिचितता थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि यह परिचितता कहाँ से आ रही थी। कुछ सोचने के बाद उसने बस अपना सिर हिलाया। क्रिस्टल सिटी के बारे में सोचते हुए सान्या ने फिर से संदेह किया कि क्या यह सच था कि विवान उस परिवार से है। जिस तरह से विवान पैसे खर्च कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा है, पूरे भवन और कारों को खरीदने के लिए, स्टोव और हवेली खरीदने के लिए। चूंकि रॉय परिवार क्रिस्टल सिटी में स्थित था, जो सोमेश्वर की तुलना में बड़ा था, वहां कोई तरीका नहीं था कि वे अपने पैसे को छोटे शहर में विकसित करने के लिए बर्बाद करें, बजाय इसके कि वे बड़े शहरों के बाजार में प्रवेश करने की कोशिश करें। पूजा इस बार एक शब्द नहीं बोली। वह भी जानना चाहती थी कि क्या चल रहा है। पहले वह केवल इस बात में रुचि रखती थी कि दीपिका ने विवान के सामने यह नहीं कहा कि वह उसकी मंगेतर है, लेकिन जब उन्होंने विवान की पृष्ठभूमि के बारे में बात की तो उसकी रुचि बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि वह कौन से रहस्य छिपा रहा है, लेकिन फिलहाल उससे पहले कुछ पुष्टि करनी थी। दीपिका, तुम हमसे क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो? विवान के सामने तुमने कहा कि तुम दोनों परिचित हो, अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या वह तुम्हें धमकी दे रहा था? उसने संकीर्ण आंखों से पूछा। दीपिका, तुम हमसे क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो? विवान के सामने तुमने कहा कि तुम दोनों परिचित हो, अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या वह तुम्हें धमकी दे रहा था? उसने संकीर्ण आंखों से पूछा। दीपिका उस पल में घबरा गई। उसे इस पर कैसे जवाब देना है, इस बारे में यकीन नहीं था। एक पल सोचने के बाद और अपनी दो दोस्तों की ओर देखते हुए, जिन्हें उसने बहनें माना, उसने तय किया कि वह बस सच कहेगी। असल में ऐसा है, सगाई के दौरान विवान क्रिस्टल सिटी में मौजूद नहीं था, इसलिए सगाई उसके बिना ही पूरी हो गई, और विवान को उसके पिता द्वारा सगाई के बारे में नहीं बताया गया। ऐसा लगता है कि वे उसे इससे छिपा रहे थे। दीपिका ने आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकी। उसे मुझसे पता चला कि हम पहले से ही सगाई कर चुके हैं, लेकिन वह इस सगाई को मानता ही नहीं।
उसने कहा कि चूंकि यह उसके पिता द्वारा योजना बनाई गई थी और सहमति दी गई थी तो उसके पिता को इसे संभालना चाहिए। इसके अलावा वह अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं था, इसलिए रॉय परिवार के साथ जो भी योजनाएं बनाई गई थीं वे उसमें शामिल नहीं थीं। जब वह बोल रही थी उसे कड़वाहट महसूस हो रही थी। आखिरकार वह सच में विवान से प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार एक तरफा था और उसे कोई जवाब नहीं मिला। विवान पहले से ही सान्या के साथ रह रहा था, हालांकि वे एक ही हवेली में नहीं थे, वे अंततः एक ही परिसर में रह रहे थे। दूसरी ओर विवान ने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह उससे प्यार नहीं करता, लेकिन हालांकि यह अपेक्षित था क्योंकि वह उसे याद नहीं करता था, फिर भी जिस व्यक्ति से वह गहराई से प्यार करती थी उससे अस्वीकृति पाना उसे चोट पहुंचाता था। कोई सोच सकता है कि यह प्यार उस कृतज्ञता के कारण था जो उसने उसे बचाने के लिए महसूस की थी, लेकिन ऐसा अब नहीं था क्योंकि कुछ महीनों बाद जब उसने उसे देखना शुरू किया था वह उसके प्रति प्यार में पड़ गई थी और इसी कारण उसने सोचा था कि उससे शादी करके वह अपनी कृतज्ञता को अच्छे से व्यक्त कर सकेगी। अंत में उसने बहुत कम सोचा, ये भूलते हुए कि क्या वह उससे शादी करने के लिए सहमत होगा या नहीं, क्या उसकी पहले से ही कोई प्रेमिका है या नहीं। फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तय किया कि वह सगाई को स्वीकार नहीं करेगा, वह इसे तोड़ने नहीं देगी। वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि वह उसे उसी तरह प्यार करे जैसे वह उसे प्यार करती है। तो ऐसा था, सान्या ने किसी कारण से राहत की सांस ली। चूंकि विवान ने सगाई को स्वीकार नहीं किया और इसे तोड़ने के लिए तैयार था, उसने सोचा कि उसे एक मौका मिला है। हालांकि उसने सोचा कि यह अच्छा नहीं था कि वह उसी आदमी से प्यार करती है जिसे उसकी बहन ने किया, लेकिन वह क्या कर सकती थी। और हाँ, उसे इस पर यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह सच में विवान से प्यार कर चुकी थी। शुरुआत में ये कहा जा सकता था कि वह बस विवान की ओर आकर्षित थी, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद ये जानकर कि वह उसके प्रति कितना ईमानदार था, वह उसके प्यार में पड़ गई। इसके अलावा जिस तरह से वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता था, उसके दिल को स्थिर कैसे रखा जा सकता था। उस लड़के ने उसका दिल छीन लिया। जहां तक उसके प्रति भावनाओं का सवाल था, वह निश्चित नहीं थी। शायद वह उसे एक दोस्त की तरह मानता था, या शायद एक बहन की तरह, या वह उसे एक महिला के रूप में देखता था, एक संभावित साथी जिसे अभी तक जाना नहीं गया था। आखिरकार हालांकि वह हमेशा उसे घूरता था, उसने कभी भी वासना नहीं दिखाई। उसने इसके बजाय उसकी सुंदरता की सराहना की। अब जब उसने अपने आप को यह स्वीकार कर लिया कि वह सच में विवान से प्यार करती है और वह उसकी प्रेमिका बनने में कोई आपत्ति नहीं रखती, तो वह नर्वस हो रही थी। दीपिका के चेहरे के भाव से वह जान सकती थी कि दीपिका सच में दुखी थी और वह एक तरफा प्यार से आने वाले दर्द का अनुभव करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर विवान ने कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता, तो वह नहीं जानती कि वह क्या करने वाली है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वह निश्चित रूप से चोटिल होगी। जब उसने दो लड़कियों को अजीब भावनाओं के साथ देखा तो पूजा ने सिर हिलाया। यहाँ क्या हो रहा है? दो लड़कियां एक ही आदमी के लिए प्यार में हैं। ऐसा नहीं हो रहा है ना? पूजा ने इस पल में अपने आप पर संदेह किया। तीनों करीबी दोस्त थीं और एक दूसरे को बहनें कहती थीं, और जिस तरह से वह देख रही थी, चीजें यहाँ निश्चित रूप से अच्छी तरह समाप्त नहीं होने वाली थीं। दोनों लड़कियों के पास यहाँ अपने अपने फायदे थे। सान्या और विवान एक दूसरे को जानते थे, नतीजतन उसके पास सबसे बड़ा फायदा था और विवान को अपने प्यार में पड़ने की सबसे अधिक संभावना थी। दूसरी ओर दीपिका के पास पारिवारिक लाभ था। उसके दादा और विवान का परिवार दोनों उनके बीच सगाई का समर्थन करते थे, और ऐसा लगता है कि दोनों परिवार निश्चित रूप से सगाई को टूटने नहीं देंगे। दीपिका के दादा उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह अपनी पोती को चोटिल नहीं होने देंगे। इसलिए वह अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते थे ये सुनिश्चित करने के लिए कि विवान दीपिका को छोड़ने की हिम्मत न करे। दूसरी ओर रॉय परिवार एक छोटा परिवार था। ये निश्चित रूप से दीपिका और विवान के बीच शादी से आने वाले लाभों को पसंद करेगा। और हालांकि सान्या का भी दीपिका के समान ही बैकग्राउंड था, अल्फोंसो परिवार ने पहले ही दोनों के बीच सगाई को स्वीकार कर लिया था। ये स्पष्ट था कि वे इसे तोड़ने के लिए आसानी से सहमत नहीं होंगे, खासकर फेरेल परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए। तुम दोनों, क्या तुम एक आदमी के लिए लड़ने जा रही हो? पूजा ने पूछा। वह ये नहीं देखना चाहती थी कि उनके बीच वर्षों से बनी दोस्ती सिर्फ एक आदमी के आने से टूट जाए। दोनों महिलाओं ने पूजा को ऐसे घूरा जैसे उसे इस मामले से बाहर रहने के लिए कहा हो। ये जानकर कि वह निश्चित रूप से उन्हें अन्यथा मनाने में सक्षम नहीं होगी, पूजा ने इस समस्या को हल करने का एक तरीका सोचने का फैसला किया। उसने कुछ समय तक विचार किया और अंततः एक निर्णय पर पहुंची। उसे इन दोनों महिलाओं को विवान को भूलने के लिए मजबूर करना होगा, या वह ये सुनिश्चित कर सकती थी कि विवान उनमें से एक को चुने। कम से कम ये कहा जा सकता था कि यह उसकी पसंद थी और उसकी दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगी। जब पूजा गहरे विचारों में थी, दोनों महिलाओं ने एक निर्णय लिया। दीपिका, विवान ने अभी तक हम में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है ना?
क्यों ना हम निष्पक्षता से प्रतिस्पर्धा करें। जो भी उसे चुने, जो नहीं चुना गया, उसे दूसरे के लिए कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तुम क्या सोचती हो? दीपिका जानती थी कि सान्या उसे यहाँ एक फायदा दे रही थी। विवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह उसमें रुचि नहीं रखता, अन्यथा वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि उसे भूल जाना चाहिए। दूसरी ओर सान्या ने उसके साथ कुछ समय बिताया था और उसे सबसे अच्छे से समझती थी। विवान का सान्या को यहाँ रहने की अनुमति देना निश्चित रूप से इस बात का सबूत था कि उसके लिए कुछ भावनाएं हो सकती थीं। तो हालांकि सान्या के पास सबसे बड़ा फायदा था, उसने यह नहीं कहा कि चूंकि विवान ने उसे भूल जाने के लिए कहा था, उसे हार मान लेनी चाहिए। वह उसे विवान को अपने प्यार में पड़ने का मौका दे रही थी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके दिल में एक मीठा एहसास हुआ। उसने तय किया कि परिणाम चाहे जो भी हो, वह अपनी इस बहन से नफरत नहीं करेगी। हालांकि वह उस व्यक्ति को खोने के लिए दुखी होगी जिसे वह प्यार करती थी, कम से कम उसकी बहन खुश होगी। ठीक है, तो यह एक समझौता है। दीपिका ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई दे रही थी। पूजा, जो किनारे से सुन रही थी, ने फिर से सिर हिलाया। लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह परिणाम दोनों के बीच झगड़ा करने से कहीं बेहतर है। लेकिन फिर भी उसे यह सुनिश्चित करना था कि विवान जल्दी से चीजों को आगे बढ़ाए और उनमें से एक को या किसी को भी चुने। जितनी जल्दी लड़कियां जानेंगी कि वह किससे प्यार करता है, उतनी ही जल्दी वे इस मुद्दे को भूलने की कोशिश करेंगी। क्रिस्टल सिटी में केला एक मॉल से बाहर आ रही थी। उसने अभी खरीदारी खत्म की थी जब उसके फोन की घंटी बजी। संपर्क देखकर उसने पाया कि यह उसकी माँ थी। नमस्ते माँ। केला को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे क्यों बुला रही है जब वह केवल 1 घंटे पहले घर से निकली थी। केला, तुम अब कहाँ हो? मैरियन ने पूछा। उसकी आवाज़ से केला को पता चला कि यह बहुत जरूरी है। मैं मॉल में खरीदारी कर चुकी हूँ। क्या हुआ? केला ने पूछा। जो तुम्हें चाहिए था वह आ चुका है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है ना? मैरियन ने पूछा। केला की आंखें उस पल में चमक उठीं। ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को पहले से हल कर सकती हूँ। हालांकि शादी के दिन तक 1 साल और 2 महीने हैं, अगर मैं इसे अब जल्दी से निपटा सकूं तो बेहतर होगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई जब उसने इसके बारे में सोचा। उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए, जो उसकी सामान्य प्यारी अभिव्यक्ति के विपरीत थी। जहां वह थी, उसे याद आया और उसने तुरंत अपनी पिछली प्यारी अभिव्यक्ति को फिर से प्राप्त किया। फिर उसने जवाब दिया, मैं समझ गई माँ, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगी। यह अच्छा है, तुम इसे जल्दी से निपटा लो। अगर चीजें तुम्हें ओवरवेल्म कर दें तो तुम बस मुझे बता देना और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैरियन ने कहा और फिर फोन काट दिया। ठीक है, तो चलो इन इनामों को लेते हैं, विवान ने अपने आप से कहा और फिर उसने व्यवस्थाएं बनाना शुरू किया। सिस्टम, मैं चाहता हूं कि 3 हेलीकॉप्टर सुरक्षा कंपनियों के विलय के पूरा होने के बाद डिलीवर किए जाएं। जहां तक व्यापक स्पीड सीटी स्कैनर का सवाल है, मैं चाहता हूं कि यह तब दिखाई दे जब मैं होप अस्पताल के सभी शेष शेयरों को प्राप्त कर लूं। समझ गया, ये वह लाभ था जिसका वह लाभ उठा रहा था। एक बार में चीजें डिलीवर करने के बजाय कम से कम वह उन्हें सही समय पर प्राप्त कर सकता था। जब वह सिस्टम के साथ समाप्त हो गया तो उसने अपना फोन लिया और श्रेयंका को कॉल किया। क्या तुम होप अस्पताल के शेष 30% शेयरों को प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकते हो? समझ गया बॉस। विवान इस समय सिस्टम संकेतों के साथ समाप्त हो गया था, इसलिए उसने पहले आराम करने का फैसला किया। वे लगभग 10 बजे निकलने वाले थे। अब सुबह के 7 बज चुके थे। उसके पास अभी भी लगभग 2 घंटे थे। विवान को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से जगाया गया। ये सान्या थी, जो उसे याद दिला रही थी कि उनके निकलने का समय लगभग आ गया है। हालांकि सान्या ने पहले कभी भी प्रिंस हवेली में वापस आने का इरादा नहीं किया था, जब उसने याद किया कि वह अब दीपिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, तो उसने इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया और ऊपर आकर उसे जगाया। लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही विवान जागा, वह पहले ही नीचे की ओर दौड़ गई, ये याद दिलाने का इंतजार किए बिना कि तब क्या हुआ था। विवान बिस्तर से बाहर निकला और अपने कपड़े बदलने के बाद नीचे की ओर बढ़ा। वह पूरी तरह से तैयार था। चूंकि वे बाहर घूमने जा रहे थे, उसके पास तैयार करने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय सही कपड़े पहनने और खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे रखने के। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि दमिनी भी वहां मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर लिया था। वह प्रभावित हुआ। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि यह 4 साल में पहली बार था जब किसी ने उसके लिए खाना बनाया था, रेस्तरां या स्टॉल के अलावा। उसने सोचा कि खाना किसने बनाया होगा, लेकिन उसने इसके बारे में सवाल नहीं किया। उसे यकीन था कि जिसने खाना पकाया होगा वह खुद को जरूर प्रकट करेगी। जब वे खाने की मेज पर बैठे तो पांचों ने खाने के साथ साथ बातचीत शुरू की। चूंकि दमिनी अन्य 4 से कुछ साल बड़ी थी, वह 3 लड़कियों के साथ आराम से बातचीत कर सकी।
दूसरी ओर विवान लगभग बाहर रह गया क्योंकि वे जो बातें कर रहे थे वे मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित थीं। वह एक पुरुष के रूप में वह क्या कह सकता था। नाश्ते के बाद सान्या ने पूछा, विवान, मेरा खाना कैसा था? विवान थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या तुमने नाश्ता बनाया था? वह यहाँ सान्या के साथ 2 दिन से रह रहा था, लेकिन उन 2 दिनों में उसने कभी भी उनके लिए खाना बनाने की पेशकश नहीं की थी। हमेशा उल्टा होता था, वह खाना बनाता था। वह हमेशा खुद को मेज़बान मानता था, इसलिए वह किसी मेहमान को उसके लिए खाना बनाने नहीं देगा। आज भी अगर वह सो रहा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से खाना बनाता, लेकिन अगर लड़कियां खाना बनाने की पेशकश करती तो वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। क्या तुमने सोचा कि मैं खाना नहीं बना सकती? सान्या ने नाखुशी से मुंह बनाया। ये पहली बार था जब उसने उसे ऐसा भाव बनाते देखा। विवान स्पष्ट रूप से स्टंट था, लेकिन फिर भी वह बस उसे घूरता रहा। सान्या ने खुद नहीं समझा कि उसने विवान के प्रति कितना खुलकर बात की है जब से उसने अपने आप को ये स्वीकार किया कि वह सच में विवान से प्यार करती है। इसलिए वह अब वह पक्ष दिखा रही थी जो वह हमेशा अपनी माँ और बहनों के सामने दिखाती थी। हालांकि वह विवान के साथ काफी खुली थी, वह फिर भी कम से कम संकोच में थी। जब उसने विवान की स्थिर नजरें अपनी ओर देखा तो वह थोड़ी लाल हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी मुंह बनाया था। उसने विवान को घूरा और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं खाना नहीं बना सकती? मैं कैसे जान सकता हूं कि तुम एक अच्छी रसोइया हो जब मैंने तुम्हें कभी खाना बनाते नहीं देखा? विवान ने जवाब में अपने कंधे उचका दिए। फिर भी तुम अच्छी हो। सान्या ने चमकती मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि वह इतनी बुरी नहीं थी। उसने घर पर प्रशिक्षण लिया था, ये कुछ था जो उसकी मां ने उसे सिखाने पर जोर दिया था। नाश्ते के बाद समूह को राजधानी के अन्य युवा मास्टरों और लड़कियों से मिलने के लिए वोलेंट सिटी के एक रिजॉर्ट में जाना था। रिजॉर्ट का नाम एडवेंचर रिक्रिएशन रिजॉर्ट था। हालांकि यह काटू सिटी की तुलना में एक छोटे शहर में था, यहाँ की तकनीकी स्तर उच्च था। इसका कारण ये था कि रिजॉर्ट एक ऐसे स्थान पर स्थित था जो पर्यटकों के आकर्षण स्थलों से भरा हुआ था, और यही एक कारण था कि वे वहां जा रहे थे। वे वहां 3 दिन रहेंगे और फिर निकलेंगे। चूंकि उनके पास 4 लोग थे और दमिनी अभी भी सान्या की जगह कंपनी का प्रबंधन कर रही थी, उन्होंने यूरोकॉप्टर का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि दोनों शहरों के बीच की दूरी इतनी बड़ी नहीं थी, अगर वे जल्दी पहुंच सकते थे तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। जब वे गराज की छत पर थे तो 2 लड़कियां, दीपिका और पूजा, एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की भावना थी। वर्तमान में यह इस बात की प्रतियोगिता थी कि कौन विवान के बगल में यूरोकॉप्टर में बैठेगा। वे अभी इस पर चर्चा करने ही वाली थीं जब उन्होंने देखा कि विवान वास्तव में गैब्रियल के बगल में बैठ गया। दूसरे शब्दों में, लड़कियों को यात्रा के दौरान उसके करीब रहने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी उन्होंने बस मुंह बनाया और यूरोकॉप्टर में चढ़ गईं। इसके बाद हेलीकॉप्टर वोलेंट सिटी की ओर उड़ गया। हवा के माध्यम से वे लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच सकते थे। अगर वे वास्तव में कारों का उपयोग करते तो उन्हें कम से कम 4 घंटे लगते। 30 मिनट बाद गैब्रियल ने रिजॉर्ट के एक मैदान में लैंड किया। ये वह क्षेत्र था जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया था जो यहां अपने हेलीकॉप्टरों पर आए थे। रिजॉर्ट वोलेंट सिटी से कुछ दूरी पर था। यह एक जंगल के केंद्र में स्थित था। उतरने के बाद दीपिका ने एक लड़की को संदेश भेजा कि वे पहुंच गए हैं। उन्हें फिर बताया गया कि समूह वर्तमान में एक बास्केटबॉल कोर्ट में है। ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ के एक बास्केटबॉल कोर्ट में हो रहे बास्केटबॉल खेल को देख रहे थे। ये संयोग था कि यहाँ एक मैच चल रहा था। चारों का समूह बास्केटबॉल कोर्ट की ओर दौड़ा। ये इंडोर था, लेकिन यहाँ पहले से ही एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सीटें लगभग भरी हुई थीं। सौभाग्य से सुबह का समय था और इसलिए कुछ सीटें अभी भी खाली थीं। विवान ने उन लड़कियों का अनुसरण किया जो क्षेत्र से परिचित थीं। ये जानकर कि उन्हें कहाँ जाना है, विवान और अन्य एक कोने की ओर बढ़े। वहां विवान ने उन युवा मास्टरों और लड़कियों को देखा जिन्हें उसने वेंचर सिटी में देखा था। वर्तमान में उन्होंने चारों के लिए पहले से ही कुर्सियां आरक्षित कर रखी थीं। जब उन्होंने विवान को देखा तो हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, ये बहुत अधिक नहीं था। 4 सीटें आरक्षित करने वाली लड़की दीपिका के करीब थी। वह वही थी जिसने दीपिका को स्थान बताया था। बेशक वहां कोई ऐसा भी था जो विवान को देखकर खुश नहीं था। हर्ष ने विवान को ठंडी नजरों से देखा। फिर भी उसने इसे व्यक्त नहीं किया क्योंकि उसने बस मुस्कुराते हुए विवान का स्वागत किया। विवान को पहले से ही इन युवा मास्टरों के प्रति एक बुरा प्रभाव था, इसलिए उसने उन्हें मुस्कुराने की भी परवाह नहीं की। उनके अभिवादन के जवाब में उसने बस सिर हिलाया। ये देखकर हालांकि वे असंतुष्ट थे, वे अपनी असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सके। आखिरकार वह दीपिका का मंगेतर था। अगर वे उसे निशाना बनाते और दीपिका को नाराज करते तो वे निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाते। लेकिन ये स्पष्ट था कि सभी इससे डरते नहीं थे।
ये देखकर कि विवान ने उसे कोई महत्व नहीं दिया, हर्ष ने अपने दिल में तय किया कि वह विवान को शर्मिंदा करने का सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह गायब हो जाए। आखिरकार वह देख सकता था कि विवान वास्तव में उन दो लड़कियों के करीब था। हालांकि उसने कभी भी सान्या को बाहर नहीं बुलाया, फिर भी वह उसे अपना लक्ष्य मानता था। जब तक वह दीपिका को पाने में असफल रहता, वह बस सान्या को अपना लक्ष्य बदल लेगा। लेकिन फिर भी, हालांकि वह इस समय उसका पीछा नहीं कर रहा था, वह फिर भी किसी को उसके करीब नहीं आने देगा। विवान ने स्पष्ट रूप से हर्ष की दुर्भावनापूर्ण नजरें अपनी ओर देखी। उसने बस सोचा कि यह आदमी इस बात से नाराज था कि उसने उसे वापस नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर इस आदमी ने उस पर कोई चाल चलने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। विवान निश्चित रूप से बास्केटबॉल का प्रशंसक नहीं था, लेकिन वह बस लड़कियों के साथ खेल को देख सकता था। उसने वादा किया था कि वह उनके साथ जाएगा, इसलिए अगर वह बस छोड़ देता तो यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता, है ना? इसलिए इस पूरे समय विवान ने वास्तव में जो हो रहा था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह वर्तमान में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे भविष्य की योजना बनानी थी। हालांकि वह अभी भी सिस्टम से कंपनियां प्राप्त कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने नाम के तहत जो कंपनियां थीं उन्हें विकसित नहीं करेगा। अपना पुराना फोन निकालकर उसने अपने खाते में बैलेंस चेक किया। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस है 16,93,50,74,216 रुपये। ये कहा जा सकता है कि वह 50 अरब रुपये के लक्ष्य के लगभग आधे रास्ते पर था। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो तब हासिल किया जा सकता था जब उसके अधीन 5 कंपनियां बाजार में एक अधिकार स्थापित कर सकें। एक पल सोचने के बाद उसने तय किया कि वह सुरक्षा कंपनी से शुरू करेगा। चूंकि कंपनी के पास हेलीकॉप्टरों के मामले में लाभ था, शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां और इसके अलावा वहां उसका एक अधीनस्थ आयुष था जो कंपनी का ध्यान रख सकता था, वह इस पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो यह उसकी पहली कंपनी होगी। काटू सिटी लौटने के बाद उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि विलय को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्हें विस्तार शुरू करना होगा। जहां तक उन शाखाओं का सवाल है जिन्हें छोटे शहरों जैसे सोमेश्वर में लगभग नजरअंदाज किया गया था, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। चाहे शहर बड़ा हो या छोटा, वह सुनिश्चित करेगा कि वह उस पर हावी हो। आखिरकार अगर उसके पास हर शहर में प्रभाव नहीं था तो वह एकाधिकार कैसे हो सकता था? जब विवान और अन्य कोर्ट के अंदर थे, खेल देख रहे थे या ये सोच रहे थे कि क्या करना है, केला उसी एडवेंचर रिक्रिएशन रिजॉर्ट के एक कमरे में थी। यहाँ वह अपने सामने एक मध्यवर्गीय आदमी को देख रही थी। ये वह बैठक स्थान था जहां वे मिलने पर सहमत हुए थे। उसके सामने वाला आदमी एक भाड़े का सैनिक था। उसकी मां मैरियन से मिली जानकारी के अनुसार यह आदमी वह गंदा काम कर सकता था जो उसे करना था। क्या तुम उसे 1 हफ्ते के भीतर मार सकते हो? केला ने पूछा। उस आदमी के चेहरे पर इस समय एक मुस्कान थी जब उसने उसे दी गई जानकारी को देखा। जानकारी पूरी तरह से विवान के बारे में थी। यंग मिस, मेरे लिए उसे निपटाना कोई समस्या नहीं है। मैंने इससे भी अधिक कठिन काम किए हैं। ऐसे छोटे बच्चे से निपटना तो एक टुकड़ा केक होगा, लेकिन तुम्हें अपने हिस्से का सौदा पूरा करना होगा। आदमी ने कहा। चिंता मत करो, मैं अपने वादे निभाती हूँ, केला ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। जब आदमी चला गया, केला अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने कमरे की खिड़की की ओर बढ़ी। उसने पर्दा खोला ताकि सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ सकें। जब वह एक गहरी सांस ले रही थी, उसकी हरकतें तुरंत ठहर गईं जब उसने नीचे की ओर देखा और थोड़ी हैरानी महसूस की। उसके होंठ एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान में मुड़ गए जब उसने फुसफुसाया, लगता है कि तुम अनलकी हो। ऐसा लगता है कि अब 1 हफ्ते की जरूरत नहीं है, तुम आज ही गायब हो सकते हो। साथ ही उसने उस चांदी के बालों वाले युवक की ओर देखा जो लॉजिंग क्षेत्र से बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुबह की धूप में उसके अनोखे चांदी के बाल चमक रहे थे। खेल कोर्ट में जारी रहा और लगभग 1 घंटे बाद आखिरकार इसका अंत हुआ। इस दौरान विवान ने स्पष्ट रूप से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह केवल कभी कभी उसके बगल में बैठी 2 महिलाओं से बातचीत करता रहा। जैसे ही मैच समाप्त हुआ और लोग बाहर जाने लगे, विवान उठ खड़ा हुआ। दोपहर का समय करीब आ रहा था, इसलिए विवान ने सोचा कि अगर वह कहीं आराम करने के लिए जाए तो बुरा नहीं होगा। वह सान्या, दीपिका और पूजा के साथ जाने ही वाला था जब हर्ष ने उसे बुलाया। क्या है? विवान की भौहें चढ़ गईं जब उसने पूछा। यह आदमी उसे पहले से ही पसंद नहीं करता था, इसलिए विवान को यकीन था कि अगर यह आदमी उसे बुला रहा है तो इसके पीछे कोई अच्छी मंशा नहीं है। वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ कोई चाल चलने वाला था। हर्ष मुस्कुराया और पूछा, चून की कोई खेल नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ एक राउंड खेलना चाहोगे? उसने पहले से ही एक योजना बनाई थी जिससे वह विवान को शर्मिंदा कर सके। फिर वह उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा और अंततः उसे निपटाने का कोई तरीका निकालेगा।
मुझे बास्केटबॉल में कोई रुचि नहीं है। विवान ने अपने कंधे उचका दिए और जाने का फैसला किया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी के कहने पर कुछ कर दे। इसके अलावा ये सच था कि उसे खेल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने हर्ष की छोटी छोटी चालों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी ओर एक आदमी के रूप में जब उसने विवान से लड़ाई के लिए कहा तो उसने उम्मीद की थी कि विवान सहमत होगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से लड़कियों के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहेगा। लड़कियों को स्पष्ट रूप से मजबूत पुरुष पसंद थे, और बास्केटबॉल के कई प्रशंसक होते हैं जो ये साबित करते हैं कि महिलाएं निश्चित रूप से पुरुषों को डंक मारते या शॉट्स ब्लॉक करते हुए देखना पसंद करती हैं। लेकिन विवान की प्रतिक्रिया पूरी तरह से उसकी उम्मीदों के विपरीत थी। उसने यह नहीं सोचा था कि विवान उसे अस्वीकार कर देगा। इसके बाद उसके पास विवान को शर्मिंदा करने के लिए कुछ शब्द तैयार नहीं थे। सान्या और दीपिका पहले से ही समझ गई थीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वे मूर्ख नहीं थीं। हर्ष हमेशा से दीपिका का पीछा कर रहा था, और अब जब वह सगाई कर चुकी थी तो वह निश्चित रूप से विवान के साथ कोई न कोई गलती निकालने की कोशिश करेगा। हालांकि वे विवान को एक क्षण में देखना चाहती थीं, वे निश्चित रूप से उसे शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहती थीं। इसके अलावा वे ये भी सुनिश्चित नहीं थीं कि विवान वास्तव में बास्केटबॉल खेलना जानता है या नहीं। इस समय वहां कई लोग अभी भी मौजूद थे। ये स्पष्ट था कि एक छोटी सी प्रतियोगिता उनकी ध्यान आकर्षित करेगी। दूसरे शब्दों में, जैसे ही विवान सहमत होता वह निश्चित रूप से शर्मिंदा होता, बशर्ते वह दिखाता कि वह बास्केटबॉल में अच्छा नहीं है। विवान की प्रतिक्रिया ने तुरंत उन्हें राहत दी। उन्होंने नहीं सोचा कि विवान कायर है, इसके विपरीत उन्होंने सोचा कि वह अच्छा है। आखिरकार वे जानते थे कि विवान अपने शब्दों के प्रति ईमानदार है। चूंकि उसने कहा कि उसे बास्केटबॉल में कोई रुचि नहीं है तो ये सच था। उसने कहा कि उसे कोई रुचि नहीं है और यह नहीं कि वह कमजोर है। हर्ष का चेहरा एक पल के लिए बदल गया और उसने कहा, अगर तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तुम अभी भी सीख सकते हो। उसने विवान को मनाने की कोशिश की, उसे जाने नहीं देना चाहता था। मैंने कहा कि मुझे खेल में कोई रुचि नहीं है, यह नहीं कि मैं नहीं जानता। विवान ने बिना मुड़े जवाब दिया। वह चलता रहा। विवान कोई बड़ाई नहीं कर रहा था। ये सच था कि उसे बास्केटबॉल में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि वह खेल सकता है। इसका कारण ये था कि उसे हाल ही में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला था। आपातकालीन मिशन प्रोग्राम सक्रिय किया गया। उन्नत पुरस्कार, पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी। इस पुरस्कार को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित कार्य पूरा करना होगा। कार्य: एक अन्य पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ प्रतियोगिता करके पैसे कमाना। समय सीमा: 15 दिन। विवान ने समय बर्बाद नहीं किया और मिशन स्वीकार कर लिया। हालांकि उसे बास्केटबॉल में कोई रुचि नहीं थी, वह निश्चित रूप से सिस्टम से एक कौशल प्राप्त करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मिशन स्वीकार किया गया। उन्नत मिशन पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्य: एक अन्य पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ प्रतियोगिता करके पैसे कमाना। समय सीमा: 15 दिन। कार्य को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप होस्ट को क्षमता खोने के साथ साथ सिस्टम की सजा का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय बाद परिचित प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। फिर यादों के टुकड़े उसके मन में समाहित हो गए। इस समय विवान को बास्केटबॉल के साथ अत्यधिक परिचित महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे लंबे समय से खेल रहा हो। तो अपनी क्षमताओं के साथ अगर वह हर्ष के साथ खेलता तो वह निश्चित रूप से उसे शर्मिंदा कर देता। लेकिन विवान ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी के कहने पर अपना समय बर्बाद करे। इसके अलावा क्या वह किसी चीज के लिए सिर्फ इसलिए तैयार होता कि कोई उसे कहे? यह निश्चित रूप से नहीं होने वाला था। अगर यह मिशन नहीं होता तो विवान को यकीन नहीं था कि वह बास्केटबॉल को छूता भी। लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह इस एक सप्ताह की छुट्टी के दौरान इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेगा। अरे, चूंकि तुम जानते हो कि कैसे खेलना है तो क्यों नहीं आकर खेलते? या क्या तुम डरते हो? हर्ष ने चिल्लाया। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि मुझे खेलने में कोई रुचि नहीं है, क्या तुम बहरे हो? विवान की आवाज बाहर आई जब वह उस इमारत से बाहर निकल रहा था जहां बास्केटबॉल कोर्ट था। हर्ष का चेहरा गहरा हो गया क्योंकि उसने विवान के जाने की दिशा में क्रूरता से देखा। उसके साथ कुछ उसके अनुयायी थे क्योंकि अन्य लोग भी बास्केटबॉल कोर्ट छोड़ चुके थे। अनुयायी इस समय कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि वे विवान का मजाक उड़ाना चाहते थे और अपने बॉस की मदद करना चाहते थे, वे दीपिका को नाराज करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि हर्ष एक बड़े परिवार से था, इसका मतलब यह नहीं था कि हर्ष का परिवार दीपिका के खिलाफ जा सकता है। इसलिए इस संघर्ष में उन्होंने खुद को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया। अंत में वे केवल बुरी स्थिति में समाप्त होते। देखो क्या तुम वास्तव में इससे बच सकते हो? हर्ष ने एक योजना बनाई इससे पहले कि वह अपने अनुयायियों के साथ चला जाए। केंद्र में एक मध्यवर्गीय आदमी जिसे केला ने नियुक्त किया था, वाइपर, वर्तमान में किसी का पीछा कर रहा था। उसके सामने एक युवा था जिसकी चांदी की बाल और नीली आंखें थीं।
जैसे ही वह उसके पीछे चल रहा था, मध्यवर्गीय आदमी ने बुरी तरह से मुस्कुराया। वह किसी भी मौके पर हत्या करने के लिए तैयार था, लेकिन निश्चित रूप से हत्या यहाँ रिजॉर्ट में नहीं की जा सकती क्योंकि सुरक्षा का स्तर उच्च था। वह इंतजार कर रहा था कि यह युवा रिजॉर्ट से बाहर निकल जाए, या वह एक ऐसे क्षेत्र में जा सकता था जहां जनसंख्या कम हो, जहां कोई कैमरे न हो। जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, युवा वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जहां कोई सुरक्षा कैमरे नहीं थे। रिजॉर्ट एक जंगल में था जो वोलेंट शहर के करीब था, इसलिए जंगल के कुछ हिस्से थे जो मॉनिटर नहीं किए गए थे। उसे नहीं पता था कि यह युवा वहां क्यों जा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि यह उसके लिए फायदेमंद था, वह इसका पूरा लाभ उठाने वाला था। लगभग 30 मिनट चलने के बाद युवा अचानक रुक गया। फिर बिना पीछे देखे उसने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? युवक के शब्द सुनकर मध्यवर्गीय आदमी हैरान रह गया। वह चुपचाप इस युवा का पीछा कर रहा था, लेकिन अंत में उसे पता चला। अब उसे समझ में आया कि यह युवा उसे यहाँ लाने के लिए लाया था। क्या वह उसे खत्म करने के लिए लाया था? वाइपर ने ये सोचकर मजा लिया। चूंकि वह पहले से ही पहचान लिया गया था, उसने अब छिपने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। वह एक पेड़ के पीछे से बाहर आया और हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है लड़के, यहाँ तक कि जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, तुम भीड़ में रहने के बजाय यहाँ आने का फैसला करते हो। किसी भी मामले में इससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। वाइपर ने हल्के से कहा, तुम कौन हो, या तुम्हें किसने भेजा है मेरे पीछे? युवा ने पूछा, तुम विवान रॉय होना चाहिए। तुम्हें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे तुम्हारे पीछे किसने भेजा। तुम्हें बस इतना जानना है कि जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा है वह चाहता है कि तुम मर जाओ। इसलिए यह स्पष्ट है कि तुमने किसी का अपमान किया है, लेकिन तुम नहीं जानते। वाइपर ने कहा जैसे वह युवा के करीब आया। विवान रॉय, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम गलत व्यक्ति हो, मैं विवान नहीं हूँ। युवा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तुम्हारी जानकारी है। ओह, मेरे पास तुम्हारी एक तस्वीर भी है। कोई तरीका नहीं है कि तुम विवान रॉय नहीं हो, ये देखते हुए कि तुम्हारा चेहरा और विशेषताएं मेरे पास मौजूद हैं। और अगर तुम मुझसे बचने के लिए ये दिखावा कर रहे हो कि तुम विवान नहीं हो, तो यह चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। वाइपर ने हंसते हुए कहा और अपने फोन से एक तस्वीर दिखाने लगा। अपनी तस्वीर देखकर युवा निश्चित रूप से चौंक गया। हाँ, तुम थोड़ी गंभीर रहो। तुम अब बस मेरे सिर को फोटोशॉप कर सकते हो और इसे किसी और के गले में जोड़ सकते हो। मैंने कभी उस शर्ट को नहीं पहना है और न ही मेरे पास है जो उस व्यक्ति के पास है। युवा हंसते हुए बोला और फोन की ओर इशारा किया। वाइपर हैरान रह गया, लेकिन फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने पूछा, क्या तुम मुझसे ये सोचने की हिम्मत करते हो कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि यह पहचान नहीं सकूं कि मेरे फ़ोन में जो छवि है वह फोटोशॉप की गई है या नहीं? तुम मौत को बुला रहे हो। तुरंत बाद उसने अपनी बेल्ट में छिपी हुई एक छुरी निकाली और युवा की ओर दौड़ पड़ा। तुम मुझे मारने आए हो? तो तुम किस मौत की बात कर रहे हो? और मुझे मारने के लिए चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये करने की क्षमता है। जैसे ही उसने कहा, युवा बिना किसी डर या हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। वाइपर ने अपनी छुरी को युवा की गर्दन की ओर स्वाइप किया। अगर वह इसे आसानी से पूरा कर सकता तो वह निश्चित रूप से इसके लिए खुश होता। हालांकि यह जगह भीड़ से दूर थी, कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। जैसे ही उसने देखा कि छुरी उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही है, युवा तुरंत पीछे झुक गया, उस हमले से बचते हुए। जैसे ही वह उठता है, उसने देखा कि एक मुक्का उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार उसने बचने के बजाय उसे साइड में परे कर दिया और दूसरी पार्टी के सिर की ओर एक किक फेंकी। वाइपर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने का युवा वास्तव में लड़ाई में अच्छा है। अब उसने उस जानकारी पर संदेह करना शुरू कर दिया जो उसे मिली थी। आखिरकार जानकारी में कहा गया था कि हालांकि वह जिम में प्रशिक्षण लेता है, वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़ाकू नहीं है। लेकिन जिस तरह से युवा अपने हमलों को संभाल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने कई लड़ाइयां देखी हैं। हालांकि उसके पास एक हथियार था, वास्तव में उसके पास युवा पर कोई लाभ नहीं था। यहाँ तक कि एक भाड़े के रूप में उसका अनुभव इस समय बेकार लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने और अधिक हमले किए। युवा के हमले भयंकर थे। हालांकि वह लड़ाई में अच्छा था, वाइपर के पास एक हथियार था और अनुभव था। इसलिए अंत में उसने कई चोटें छुरी के हमलों से प्राप्त की। इसके बदले में उसने वाइपर के एक हाथ को तोड़ने में सफल रहा। और अब हालांकि वह खून बहा रहा था, वह निश्चित रूप से जीत सकता था। वाइपर इस समय गंभीर दर्द में था, लेकिन फिर भी उसने हमले जारी रखे। उसका मन इस बात पर केंद्रित था कि उसे सामने के युवा को मारना है। आखिरकार ये केवल उसकी प्रतिष्ठा का मामला नहीं था, बल्कि यह इस समय उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। केला ने उसे बताया था कि युवा लड़ाई में अच्छा नहीं था। अंत में उसने अपना हाथ तोड़ दिया।
अब वह युवा पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था इससे पहले कि वह उस लड़की को अगला निशाना बनाए। कुछ समय बाद उसने देखा कि युवा ने एक गलती की। इस मौके को देखकर उसने तुरंत फिर से गले की ओर हमला किया, गले को छेदने और उसकी जान खत्म करने का लक्ष्य रखा। एक पल बाद उसने देखा कि युवा ने एक गलती की है। इस मौके को लेते हुए उसने तुरंत फिर से गले की ओर हमला किया। उसका लक्ष्य गले को छेदना और उसकी जान खत्म करना था। जैसे ही छुरी युवा की गर्दन की ओर बढ़ी, उसके आंदोलन अचानक तेज हो गए, पहले की तरह लड़खड़ाते हुए, कोई संकेत नहीं दिखाते हुए। उसने छुरी पकड़े हुए हाथ को मोड़ते हुए उसे साइड में कर दिया, जिससे वह उस हमले से बच गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथों में पूरी ताकत लगाते हुए वाइपर को अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि वाइपर प्रतिक्रिया कर पाता, उसे छाती पर घुटना लगा। स्वाभाविक रूप से उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस क्षण में युवा ने उसकी हाथ से छुरी छीन ली। जैसे ही वाइपर पीछे की ओर लड़खड़ाया, युवा अचानक आगे कूद गया और छुरी को वाइपर के बाएं छाती में घुसा दिया, सीधे उसके दिल को छेदते हुए। वाइपर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि छुरी उसके शरीर में धंसी हुई है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यहां मरने वाला है। इसके अलावा यह उसकी अपनी हथियार थी जिसने उसे मारा। इस क्षण में उसने बस यही चाहा कि उसने पहले उस व्यक्ति की जांच की होती जिसे उसे मारना था। उसने सोचा था कि यह कुछ सरल होगा। आखिरकार वह मर गया। अगर वह कर सकता तो वह निश्चित रूप से केला के पास जाता और उसे अपने हाथों से मारता। आखिरकार वही थी जो उसकी मौत का कारण बनी। अगर उसने उसे सही जानकारी दी होती तो वह क्यों बेवजह हमला करता। वह तो एक बंदूक का इस्तेमाल करके चीज को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देता। जैसे ही उसके विचार कहीं और भटकने लगे, उसकी धड़कन धीमी होने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, युवा ने उसके दिल में धंसी हुई छुरी को मजबूती से खींच लिया। जिस चीज ने उसे इस पल तक जीवित रखा था, वाइपर ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है और उसकी चेतना अंधेरे में डूबने लगी। वह गहरी और शाश्वत नींद में चला गया। बस ऐसे ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। छाती पर घाव से खून बहता रहा। युवा की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, भले ही उसने उस व्यक्ति को मार डाला हो। इसके बजाय उसने एक पल के लिए अपनी हाथ में छुरी को देखा और फिर वाइपर के कपड़ों का उपयोग करके उस पर लगे खून को पोंछाड़ने लगा। इसके तुरंत बाद उसने हत्या में शामिल होने के सबूतों को छिपाने के लिए कुछ भी छिपाना शुरू कर दिया। हालांकि यह आत्मरक्षा थी, लेकिन कोई भी यह नहीं देख पाया कि पहले उसने उस पर हमला किया था। इसलिए अगर सबूत मिले कि वह यहां हत्या करने वाला था, तो निश्चित रूप से उसके लिए चीजें कठिन हो जाएंगी। दांत पीसते हुए उसने अपने कटे हुए घावों से आई पीड़ा को सहन किया। उसने अपना फोन निकाला, जो भाग्यवश लड़ाई के दौरान नहीं टूटा था, और एक कॉल की। एडवेंचर रिक्रिएशन रिजॉर्ट पर कुछ सफाई करने के लिए किसी को भेजो, जंगल के पश्चिमी हिस्से में। इसके तुरंत बाद उसने फोन रख दिया और वाइपर की जेबें खंगालने लगा। उसे वाइपर का फोन मिला और उसने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसे यह जानना था कि इस घटना के पीछे कौन था। पूजा जंगल की ओर चल रही थी ताकि थोड़ी ताजगी ले सके। वह दूसरों के साथ खेलकर थक गई थी और यहां आकर आराम करने का फैसला किया, जबकि जंगल की ठंडी और ताज़ी हवा का आनंद ले रही थी। जिस क्षेत्र में वह आई थी वह साफ सुथरा था और वहां कई बेंच थी जहां लोग बैठ सकते थे। लेकिन वर्तमान में अधिकांश लोग या तो स्विमिंग पूल में थे या अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे जो उन्हें रुचिकर लगती थीं। उसने स्ट्रॉ का उपयोग करके आम के रस का एक घूंट लिया। धीरे धीरे वह पीछे की ओर झुक गई और आराम करने लगी। वह इस तरह लगभग 5 मिनट तक रही, जब उसे अपने रास्ते में कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा उसे देखकर वह चिल्ला उठी। एक व्यक्ति था जिसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है। शुरुआत में पूजा को इस तरह के खून से सने दृश्य को देखकर डर लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वह व्यक्ति कौन है तो वह और भी अधिक भयभीत हो गई। विवान, तुम्हें क्या हुआ? पूजा तुरंत उसकी ओर दौड़ी और उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। उसे पता था कि उसने बहुत सारा खून खो दिया है, इसलिए यह सामान्य था कि वह बेहोश होने वाला था। इस क्षण में पूजा का मन अव्यवस्थित था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यहाँ क्या हुआ। समय बर्बाद किए बिना उसने चिल्लाया, यहाँ मदद करो, कोई घायल है, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। हालांकि यह सच था कि जहां वह पहले बैठी थी वहां लोग नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई लोग नहीं थे जो उसकी चिल्लाहट सुन सकें। तो जिन्होंने उसकी आवाज सुनी वे तुरंत उसकी दिशा में दौड़ पड़े। केवल 1 मिनट में 7 से अधिक लोग दृश्य पर पहुंच गए, और जब उन्होंने खून से सने युवा को देखा तो उनमें से अधिकांश के सिर में झुनझुनी सी होने लगी। कुछ ने तो उल्टी कर दी क्योंकि वे इस तरह के खून से भरे दृश्य के आदी नहीं थे। दूसरी ओर कुछ पुरुष आगे बढ़े ताकि प्राथमिक चिकित्सा में मदद कर सकें, ताकि युवा और अधिक खून न खो सके।
अन्य लोगों ने तुरंत रिजॉर्ट प्रबंधन को सूचित किया कि कोई घायल है। कुछ मिनटों बाद रिजॉर्ट का आपातकालीन विभाग आया और युवा को प्राथमिक चिकित्सा देने लगा। हालांकि वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह इस तरह से क्यों घायल हुआ, उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि अगर वे पूछते भी तो युवा इस समय बेहोश था और जवाब नहीं दे सकता था। पूजा ने इस बारे में दीपिका और सान्या को सूचित करना भी भूल गई। केवल तब जब युवा को एम्बुलेंस में रखा गया ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके उसने इसे याद किया। तुम उसे किस अस्पताल में ले जा रहे हो? उसने तुरंत एम्बुलेंस के साथ आए एक नर्स से पूछा। ये स्टार अस्पताल है, नर्स ने जवाब दिया जब वह जल्दी से एम्बुलेंस में चढ़ गई जहां युवा था। पूजा भी उसके पीछे गई और जैसे ही एम्बुलेंस चलने लगी उसने अपनी 2 बहनों को कॉल किया। इस समय सान्या का चेहरा अंधेरा था क्योंकि वह हर्ष का सामना कर रही थी जो उसके सामने खड़ा था। उसकी भौहों पर नसें उभर आई थी क्योंकि वह वास्तव में इस समय गुस्से में थी। तुम्हें क्या लगता है सान्या, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? हर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह उसकी योजनाओं में से एक थी। उसने तय किया था कि वह सान्या को पाने की कोशिश करेगा इससे पहले कि वह किसी और के लिए गिर जाए, ठीक उसी तरह जैसे दीपिका को विवान ने लिया था। हालांकि वह अब सान्या पर डोरे डाल रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह दीपिका का पीछा करना बंद कर देगा। उसे लगता था कि सभी सुंदरियां उसकी हैं। चूंकि दीपिका के साथ अभी कुछ समस्या थी, वह उस पर ध्यान देने के बजाय सान्या पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। एक बार जब वह उसे पूरी तरह से अपना बना लेगा तो वह फिर से दीपिका के पीछे जाएगा। सान्या ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हर्ष तुम बेहतर जान लो कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे तुमसे कोई पसंद नहीं है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। और क्या तुम पहले दीपिका का पीछा नहीं कर रहे थे? क्या तुमने ये सुनकर अपना लक्ष्य बदल लिया कि वह सगाई कर चुकी है? सान्या इस तरह के घटिया व्यक्ति से नाराज थी। आखिरकार उसने केवल इसलिए अपना लक्ष्य बदला क्योंकि कुछ हुआ। या तो उसने किसी और को बेहतर दिखते हुए पाया या उसे पता चला कि वह उस महिला का पीछा नहीं कर सकता उसके बैकग्राउंड के कारण। उसे हर्ष से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वास्तव में वह उससे घृणा करती थी क्योंकि वह एक घटिया व्यक्ति था। वह हमेशा अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके लड़कियों को अपने बिस्तर में लाने की कोशिश करता था और अब वह उसे डेट पर ले जाने के लिए कह रहा था। उसने ये स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं देखा। इसके अलावा वह अब विवान से प्यार कर चुकी थी और किसी और को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पिछले 1 महीने और आधे से मैं दीपिका का पीछा कर रहा था। इस महीने और आधे में मैंने महसूस किया कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। इसका दीपिका के सगाई करने से कोई लेना देना नहीं है। हर्ष ने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान देते हुए जवाब दिया। चाहे तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने कहा है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो कृपया मुझे, सान्या ने जो कहना चाहा उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने इसे निकाला और देखा कि यह पूजा का कॉल था। ये सोचते हुए कि वह क्यों कॉल कर रही है, उसने कॉल उठाया। हेलो, क्या हुआ पूजा? सान्या ने पूछा। स्टार अस्पताल जल्दी आओ, अभी आओ, एक आपात स्थिति है। पूजा की चिंतित आवाज सान्या तक पहुंची। क्या हुआ पूजा? सान्या ने पूजा की चिंतित आवाज सुनकर डर गई। ये दुर्लभ था कि वह इतनी चिंतित हो। विवान घायल हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। तुम जल्दी आओ, पूजा ने जवाब दिया। सान्या के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई जब उसने ये शब्द सुने। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं और फोन उसके हाथ से गिर गया। हर्ष ये सोच रहा था कि अचानक क्या हुआ जब उसने देखा कि सान्या तेजी से भाग रही है। वह उसे रोकना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोका, ये देखते हुए कि शायद कुछ हुआ है। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई जब उसने उसे जाते देखा। उसने दांत पीसते हुए सोचा, मैं तुम्हें जरूर अपना बनाऊंगा। और इस तरह वह उसके पीछे गया, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। सान्या बिना ये परवाह किए आगे बढ़ रही थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके मन में अराजकता थी और अचानक वह किसी से टकरा गई। वह भी जाने ही वाली थी जब उसे रोका गया। उसके कमर पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह नहीं जा सकी। मुझे जाने दो, सान्या ने उस व्यक्ति की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए चिल्लाए। क्या हुआ सान्या? उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। इस क्षण में वह अपनी सही समझ में वापस आ गई और उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसे पकड़ रहा था। इस क्षण में वह विश्वास में थी। उसने पूछा, विवान, क्या ये सच में तुम हो? इस समय वह विश्वास में थी। उसने पूछा, विवान, क्या ये सच में तुम हो? विवान हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। जब वह बाथरूम से वापस आ रहा था उसने देखा कि वह बेताबी से दौड़ रही थी, जैसे कुछ हुआ हो और वह डर रही हो कि अगर वह देर कर देगी तो और भी बुरा होगा। उसने उसे पूछने का इरादा किया कि वह कहाँ जा रही है जब वह उससे टकरा गई। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में उसने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया।
बेशक उसने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि वह उसकी चिंता कर रहा था। और अब जब वह उसे आश्चर्य से देख रही थी और उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे, विवान नहीं जानता था कि क्या कहे। उसने अपने आप से सोचा, क्या किसी ने दावा किया है कि मैं मर गया हूं या कुछ? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रही थी? क्या कुछ हुआ? विवान ने एक पल बाद पूछा। सान्या तुरंत जवाब नहीं दे पाए। उसने कुछ समय तक उसे देखा, फिर उसने अपना सिर उसके सीने में छिपा लिया, उसे कसकर गले लगाते हुए, जिससे विवान फिर से हैरान रह गया। चूंकि वह उत्तेजित लग रही थी, विवान ने तय किया कि वह पहले उसे शांत होने का इंतजार करेगा, फिर पूछेगा कि क्या हो रहा है। हर्षा, जो उस समय पर दृश्य पर आया जब सान्या विवान के गले में अपना सिर छिपा रही थी, ने अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी लड़कियां जिनका वह पीछा कर रहा था अब उसी व्यक्ति के साथ हैं। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसने सोचा कि क्या ये सान्या का एक चाल थी कि वह उससे भाग जाए। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और दूर से दोनों को लाल आंखों से घूरने लगा। उस पल जैसे ही विवान ने महसूस किया कि हर्षा की दुष्ट नजरें उन पर हैं, उसने ऊपर देखा और हर्षा की लाल आंखों से अपनी नीली आंखों का सामना किया। हर्षा को देखकर विवान ने सोचना शुरू किया कि क्या सान्या वास्तव में हर्षा से भाग रही थी। इस विचार से उसकी नजरें ठंडी हो गईं और उसने उसे घूरा। उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसने सान्या से पूछने का फैसला किया। अगर यह सच था कि हर्षा वास्तव में सान्या पर कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर्षा को दूर जाते हुए देखकर विवान ने अपना गुस्सा छिपाया और सान्या के बालों को सहलाने लगा। कुछ मिनटों बाद वह शांत हो गई। तभी उसे याद आया कि वे कहाँ हैं। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि सच में कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। हालांकि वहां कई लोग अपने अपने साथी के साथ थे, लेकिन वे दोनों बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे। न केवल वे सुंदर थे, बल्कि जिस तरह से सान्या दौड़ रही थी जैसे वह किसी से भाग रही हो, उसने निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। विवान से अलग होते हुए सान्या ने गहरी सांस ली और फिर से विवान को देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह असली है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे थे और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान ने फिर से पूछा जब उसने देखा कि सान्या उसके शरीर के चारों ओर देख रही है, जैसे वह कुछ खोज रही हो। सान्या तब अपनी समझ में आई। उसने जवाब दिया, पूजा ने अभी फोन किया और कहा कि तुम घायल हो। उसने कहा कि तुम एक एम्बुलेंस में हो और तुम्हें स्टार अस्पताल ले जाया जा रहा है। विवान चुप रह गया। तुम मजाक कर रही हो, है ना? उसे पूछना पड़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी सुनने की क्षमता सही है। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं इस समय अस्पताल के लिए टैक्सी लेने के लिए दौड़ रही थी। अगर मैं तुमसे टकरा नहीं गई होती तो मैं अब एक टैक्सी में होती, सान्या ने गंभीरता से कहा। लेकिन साथ ही वह इस बात से भी भ्रमित थी कि पूजा ने कहा कि विवान घायल है। जिस विवान के सामने वह खड़ी थी उसमें एक भी चोट नहीं थी। जो सफेद शर्ट वह पहने हुए था वह अभी भी वैसी ही थी। दूसरे शब्दों में, अगर वह घायल होता तो ये शर्ट निश्चित रूप से अब लाल होती। विवान ने फिर से उसे देखा। ये देखकर कि वह मजाक नहीं कर रही थी, उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे विश्वास था कि पूजा ऐसा मजाक नहीं करेगी। चलो स्टार अस्पताल चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, विवान ने सुझाव दिया। ठीक है, सान्या ने जवाब दिया। वह भी इस बात को लेकर जिज्ञासु थी कि पूजा ने विवान के घायल होने की बात क्यों कही जब वह उसके सामने खड़ा था और वह स्वस्थ था। दोनों ने टैक्सी ली और स्टार अस्पताल की ओर बढ़े। ये वोलेंट शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। चूंकि उनके पास वोलेंट शहर में कोई कार नहीं थी, इसलिए उन्हें टैक्सी लेनी पड़ी। अन्यथा विवान अपनी ड्राइविंग कौशल के साथ निश्चित रूप से तेजी से पहुंचने के लिए गाड़ी चला देता। हालांकि हर्षा के शामिल होने का संदेह कम हो गया था, उसने उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया। शायद यह उसकी योजना थी। उसने पूजा को बताया कि वह घायल है, फिर वह सान्या को स्टार अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर कर देगी। यही कारण था कि उसने स्टार अस्पताल जाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि क्या योजना चल रही है। लगभग 30 मिनट बाद वे स्टार अस्पताल पहुंचे। विवान ने सान्या से पूजा को कॉल करने के लिए कहा, केवल ये जानने के लिए कि उसका फोन पूजा के फोन से कॉल आने के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन चूंकि वह पूजा का नंबर जानती थी, विवान ने उसे अपना फोन दिया और उसने कॉल की। तुरंत बाद पूजा ने उसे बताया कि वह पुरुष वार्ड 67 में है। दोनों तुरंत वहां गए। रिसेप्शन से प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वे चौथे मंजिल के लिए लिफ्ट में गए। विवान ने फिर सान्या से कहा कि वह पहले जाए, फिर वह उसके पीछे आएगा। सान्या को नहीं पता था कि विवान ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन फिर भी उसने कोई सवाल नहीं पूछा और उसके अनुसार आगे बढ़ी। पूजा चिंतित हो रही थी। वह गलियारे में चक्कर लगा रही थी। वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक निराश दीपिका भी उसके साथ थी। दोनों लड़कियां बहुत चिंतित थीं और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, यह नहीं जानते हुए कि उस समय क्या करना है।
जब उन्होंने तेज कदमों की आवाज सुनी तो उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि सान्या वहां पहुंच गई है। सान्या। पूजा तेजी से आगे बढ़ी और सान्या को खींच लिया। फिर उसने उसे प्रतीक्षा बेंच पर बिठा दिया। क्या हो रहा है पूजा? क्या हो रहा है? सान्या ने पूछा। हालांकि वह जानती थी कि विवान ठीक है, फिर भी वह जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। इसके अलावा पूजा के कपड़ों पर खून ने भी उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मामला क्या है। अगर यह सच था कि पूजा उससे मजाक कर रही थी तो उसे अस्पताल के वार्ड में आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा पूजा के कपड़ों पर खून भी असली था। मैं जंगल के किनारे पर थी। मैं आराम कर रही थी जब मैंने अचानक देखा कि विवान जंगल से बाहर आ रहा है। वह घायल था और बहुत सारा खून बहा रहा था। पूजा ने समझाना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। उस समय वह बहुत सारा खून खो चुका था। उसके शरीर पर जो घाव थे वे निश्चित रूप से किसी धारदार चीज से हुए थे। वह उस समय बेहोश हो गया था। इसलिए मैंने आपातकालीन विभाग को बुलाया, जिसने फिर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। उसके बाद मैंने तुम दोनों को फोन किया क्योंकि तुम उसके सबसे करीब थे। पूजा ने खत्म किया। सान्या को नहीं पता था कि उसे क्या और कैसे जवाब देना चाहिए। अगर यह सच था कि विवान घायल था तो वह उसके साथ क्यों थी? इसके अलावा वह भी यहाँ था। क्या ये संभव है कि पूजा ने किसी और को देखा और उसे विवान समझ लिया? आखिरकार अगर दूसरा व्यक्ति वास्तव में घावों और खून से भरा होता तो वह निश्चित रूप से सामान्य रूप में नहीं दिखता। शायद यही कारण था कि पूजा ने उसे विवान समझ लिया। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह विवान था? सान्या ने पूछा। पूजा हैरान रह गई। वह अकेली नहीं थी, बल्कि दीपिका भी नहीं जानती थी कि सान्या के साथ क्या गलत है। क्या वह कोई धोखेबाज हो सकती है? आखिरकार जिस तरह की प्रतिक्रिया वह इस समय दे रही थी वह अपेक्षित से बहुत अलग थी। उन्हें पता था कि वह विवान से प्यार करती है, इसलिए जब उसने सुना कि वह घायल है तो वह चिंतित नहीं हो सकती। वे पूछने ही वाले थे कि तभी एक और आवाज ने वही सवाल पूछा, क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? पूजा और दीपिका दोनों ने उस दिशा में देखा। उनकी आंखें अविश्वास में फैल गईं क्योंकि वे यह विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि वे क्या देख रही हैं। विवान, ये कैसे संभव है? क्या तुम अंदर नहीं हो? पूजा ने विवान की ओर देखते हुए हकलाते हुए कहा, फिर उसने वार्ड की ओर इशारा किया। वह निश्चित थी कि विवान अंदर था और वह घायल था। वह कैसे बाहर था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कैसे घायल नहीं था? उस पर एक भी निशान नहीं था। गुस्से में हर्षा अपने गुंडों के पास वापस आया। उसने अपने हाथ में फोन को देखा और तय किया कि वह सान्या के फोन का उपयोग करके विवान के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है। चूंकि विवान लड़कियों के साथ खेल रहा था, उसे पहले निपटाना होगा। वह जानता था कि जब एक कदम पार किया जाता है तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे पता था कि देर होने पर उन्हें उस सीमा को पार करने का समय मिलेगा। उसने अपने कदम रोक दिए और एक कॉल की। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हैकिंग में अच्छा हो, ताकि वह आज शाम वोलेंट शहर के एडवेंचर रिक्रिएशन रिजॉर्ट में पहुंच सके। इस कॉल के बाद उसने आगे बढ़ना जारी रखा। वह और भी योजनाएं बनाने के लिए चाहता था। हालांकि उसने हमेशा सही तरीके से उन दोनों लड़कियों को डेट करने की कोशिश की, अब उसे बदलाव करना होगा। चूंकि पारंपरिक तरीका काम नहीं कर रहा था, उसे असामान्य तरीके का उपयोग करना होगा। भले ही उसे एक एक करके या एक साथ उन्हें धमकाना पड़े, वह ऐसा करेगा। या भले ही उसे उनका अपहरण करना पड़े, वह हिचकिचाएगा नहीं। जो भी तरीका काम करे वह उसका उपयोग करेगा, बशर्ते वह उन दोनों महिलाओं को अपने हाथों में ले सके जिनके लिए वह कुछ वर्षों से लालायित था। विवान, ये कैसे संभव है? क्या तुम अंदर नहीं हो? पूजा हकलाते हुए बोली, जब उसने विवान की ओर देखा और वार्ड की ओर इशारा किया। वह निश्चित थी कि विवान वहीं अंदर था और वह घायल था। वह कैसे बाहर आ गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कैसे घायल नहीं था? उस पर एक भी निशान नहीं था। पूजा अविश्वास में थी। और क्या हो सकता था अगर यह नहीं? उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने विवान को वार्ड में जाते देखा था। इसके अलावा वह पूरी तरह से घायल था, लेकिन उसके सामने खड़ा विवान पूरी तरह से स्वस्थ था। क्या ये संभव है कि जिसे उसने अंदर लिया था वह धोखेबाज था, या जो उसके सामने था वह धोखेबाज था? ये सोचते हुए उसने सोचा कि यह संभव हो सकता है। अगर दो लोग एक जैसे दिखते हैं तो उनमें से एक धोखेबाज होना चाहिए, और सबसे अधिक संभावना वाला धोखेबाज वह था जो उसके सामने था। शायद उसने विवान को मारने की योजना बनाई थी ताकि वह उसकी जगह ले सके। अब जब उसे पता चला कि विवान मर नहीं गया तो वह उसे खत्म करने के लिए यहाँ था। जितना अधिक पूजा इस बारे में सोचती उतनी ही सतर्क होती गई। उसकी नजरें तेज हो गईं। उसने विवान की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब विवान ने देखा कि लड़की उसकी ओर देख रही है तो वह हैरान रह गया। इस लड़की के साथ क्या हो रहा है? क्या कुछ हुआ है? अपने मन में उठ रहे सवालों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए विवान ने पूजा की ओर देखा और फिर से पूछा, क्या तुमने जो कहा उस पर तुम निश्चित हो? आखिरकार मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि मैं वार्ड में हूँ।
विवान के सवाल को सुनकर पूजा एक पल के लिए जवाब नहीं दे पाए। वह चुप रही और अब उसे अपने ऊपर 3 नजरें महसूस हुईं। वह अकेली थी जिसने उस व्यक्ति को देखा था जो वार्ड में था। दीपिका तब आई जब डॉक्टर पहले ही उसे आपातकालीन विभाग में ले जा चुके थे और उसे अधिक खून चढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, इसलिए उन्हें वार्ड में जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे अब यह नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे यकीन है कि जिसे मैंने अंदर लिया वह विवान था, लेकिन साथ ही मैं देख सकती हूँ कि विवान मेरे सामने है। मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ। पूजा ने सिर हिलाते हुए बेंच पर बैठ गई। विवान, क्या तुम्हारा एक जुड़वां भाई है? सान्या ने कुछ सोचते हुए पूछा। जुड़वां भाई? मुझे नहीं लगता। जब से मैं याद कर सकता हूँ तब से मैं और मेरी माँ ही थे। अगर मेरा जुड़वां भाई होता तो मैं अब तक कैसे नहीं जानता। विवान ने असहमति में सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं था कि उसका कोई जुड़वां भाई है। ये कुछ ऐसा था जिसे वह असंभव मानता था। अगर यह सच होता तो वह उसके साथ बड़ा हुआ होता। जुड़वां बच्चों के जन्म के समय अलग होने के मामले में वह इस विचार को कभी नहीं सोचता। जब वह पैदा हुआ था उसकी माँ पहले से ही रॉय परिवार में थी, इसलिए उसने नहीं सोचा कि क्रिस्टल सिटी में किसी नर्स या डॉक्टर के पास रॉय परिवार के किसी सदस्य पर कोई चाल चलने का इरादा होगा। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि रॉय परिवार उसके साथ ऐसा कोई खेल खेलेगा। अगर ऐसा होता तो वे बस उसके जुड़वां भाई को दीपिका से शादी करने के लिए कह देते, क्योंकि वह विवान उनके साथ सहमत नहीं था। विवान के जवाब को सुनकर न केवल सान्या बल्कि दीपिका भी चौंकी। विवान ने बस इतना कहा कि वह अपने बड़े होने के दौरान केवल अपनी माँ के साथ था। उसने पिता का उल्लेख नहीं किया। क्या इसका मतलब था कि उसके पिता ने कभी उसका ध्यान नहीं रखा? उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वे उसके लिए दुखी थीं। केवल एक ही माता पिता के प्यार के साथ बड़े होना, इससे क्या हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसी पल उन्हें समझ में आया कि विवान ने क्यों कहा कि वह अब रॉय परिवार का हिस्सा नहीं है। ये पता चला कि रॉय परिवार ने कभी भी उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। जोनाथन का दृष्टिकोण। मुझे नहीं पता कि इस समय क्या हो रहा है। पहले किसी ने मुझे विवान कहा। उसने कहा कि वह विवान को मारने आया है, लेकिन मैं विवान नहीं हूँ, मैं जोनाथन हूँ। जब मैंने उस हत्यारे की तस्वीर फोन पर देखी जिसे भेजा गया था तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ फोटोशॉप का मामला है। उस समय मेरी ताकत कम थी, इसलिए मैं लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मुझे मारने के लिए गंभीर था। इसलिए हालांकि मेरे लिए यह मुश्किल था, मैंने उसे मारने में सफल रहा। मेरे बैकग्राउंड के कारण ये पहली बार नहीं था जब कई हत्यारे मुझे खत्म करने के लिए भेजे गए थे। अंत में उनमें से कोई भी वापस नहीं गया, इसलिए खून का दृश्य और किसी को मारना मुझे बिल्कुल भी चौंकाता नहीं था। मैं इस सब का आदी था जब मैं 16 साल का था। मारने के बाद मैंने अपने अधीनस्थों को सूचित किया कि वे इसे साफ करें और मैं दृश्य को छोड़ने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मुझे जो चोटें आई थीं वे मुझे ज़्यादा समस्या नहीं देंगी। अंत में मैंने अपने आप को अधिक आंका। जैसे ही मैं जंगल के अंत की ओर बढ़ा, मुझे अपनी चेतना धुंधली होती हुई महसूस हुई और मुझे तुरंत पता चला कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो जब तक मुझे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिली, मैं बहुत खून बहाने के कारण मर जाऊंगा। अगर मेरे अधीनस्थ मुझे खोज लेते तो बेहतर होता, लेकिन अंत में चीज़ों के तरीके के कारण मैं वापस नहीं जा सकता था क्योंकि मैं दृश्य से बहुत दूर चला गया था। उस समय मेरे पास केवल एक विकल्प था, आगे बढ़ना। इसलिए मैंने अपनी गति बढ़ाई और जंगल के किनारे पर पहुंच गया। फिर मैंने महसूस किया कि मैं और अधिक नहीं टिक सकता, लेकिन उस समय मैंने किसी को मुझे पुकारते हुए सुना। विवान, तुम्हें क्या हुआ? यह एक महिला थी जिसने चिल्लाते हुए पूछा। जैसे ही मैं गिरने वाला था उसने मुझे समय पर पकड़ लिया, लेकिन फिर से मुझे विवान समझा गया। पहले यह एक संयोग हो सकता था या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, लेकिन दूसरी बार यह न केवल ये था कि उस व्यक्ति ने कोई दुष्ट इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसने मेरी चिंता भी की। उस समय मैंने सोचा कि शायद कोई विवान नाम का व्यक्ति था। वह कारण था कि मुझे हमला किया गया, लेकिन वह भी कारण था कि मुझे बचाया गया। फिर भी मेरे मन में एक सवाल था, यह क्या हो रहा था कि मुझे विवान समझा जा रहा था। फिर सब कुछ काला हो गया जब मैंने अपनी चेतना खो दी। अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो दर्द मैं महसूस कर रहा था वह काफ़ी कम हो गया है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी चेतना वापस आ रही है। अब मैं चीज़ें महसूस कर सकता हूँ। मेरे लिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं थोड़े समय के लिए सो गया था, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी चेतना खोने के बाद से शायद 1 घंटा हो गया है। और यह महसूस करते हुए कि मेरे हाथों और अन्य घायल हिस्सों पर कुछ लिपटा हुआ है, मैं पहले से ही बता सकता हूँ कि मैं अस्पताल में हूँ। आखिरकार हवा में दवा की गंध ही पर्याप्त सबूत है। मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं सफ़ेद छत को देखता हूँ तो मुझे गहरी सांस लेनी पड़ती है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया।
घर पर कुछ हुआ, मुझे पहले की तरह ही हमला किया गया, लेकिन उस समय का हमलावर पिछले लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। इसके अलावा इस व्यक्ति के पास कुछ प्रकार का जहर था, जिससे जब उसने मुझ पर इस्तेमाल किया तो मेरी ताकत गिर गई। अगर मेरे सबसे विश्वसनीय अधीनस्थ समय पर नहीं आते तो उस समय मैं मारा जा सकता था। खतरे से बचने के लिए मैंने 1 साल तक घर से दूर रहने का फैसला किया ताकि मैं ठीक हो सकूं। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कब ठीक होऊंगा, कम से कम मुझे लगा कि मुझे उस दवा या जहर को अपने शरीर से निकालने के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होगी। जहां तक एंटीडोट्स की बात है, मैंने उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन मैं कभी भी कोई नहीं मिला। अंत में मुझे खुद को बचाने के लिए समय का उपयोग करना पड़ा। इस 1 साल के दौरान मैं पश्चिमी प्रांत में रहा, शहर से शहर घूमता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं एक ही शहर में 1 महीने से अधिक न रहूं। लेकिन केवल एक शहर था जहां मैं 1 महीने से अधिक समय तक रहा। उसका नाम क्रिस्टल सिटी था। बेशक मैंने वहां 2 लगातार महीने नहीं बिताए, लेकिन मैं हमेशा 1 महीने के लिए वहां रहता था और फिर 2 महीने के लिए चला जाता था। वहां के 1 महीने के दौरान मैंने एक लड़की को बचाया, और हालांकि मैंने घर पर कई लड़कियों से मुलाकात की थी, ये लड़की विशेष महसूस हुई। लेकिन मैंने उसके साथ शामिल न होने का फैसला किया ताकि वह खतरे में न पड़े। लेकिन फिर भी मैं हमेशा उस जगह पर वापस जाता रहा जहां मैंने उसे बचाया था। शायद यही कारण था कि मुझे क्रिस्टल सिटी दिलचस्प लगी। एक सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। टैप टैप टैप। मैं अचानक अपनी यादों से वास्तविकता में लौटता हूं जब मेरे बिस्तर के पास कदमों की आवाज सुनाई देती है। अपना सिर घुमाते हुए मैं देखता हूं कि यह एक आदमी है जो सफेद कोट पहने हुए है। मैं मानता हूं कि यह वही डॉक्टर है जो मेरी देखभाल कर रहा है। मिस्टर विवान, आप कैसे हैं? वह आदमी पूछता है। क्या कोई असामान्यता है जिसे आपको लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है? डॉक्टर फिर से पूछता है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं। मैं जवाब देता हूं। दूसरे सवाल के लिए मुझे ये कहने की इच्छा होती है कि उसे नामकरण की समस्या का ध्यान रखना चाहिए। मैं जॉनाथन हूं, विवान नहीं। फिर भी मैं अपनी इच्छा को रोकने में सफल रहता हूं और चुप रहता हूं। मेरे जवाब सुनने के बाद डॉक्टर सिर हिलाता है और एक फाइल उठाता है जो मेरे बिस्तर के पास एक छोटे कैबिनेट पर रखी थी। कुछ लिखने के बाद वह मेरी ओर देखता है और कहता है, यहाँ कुछ लोग हैं, जिसमें वह भी शामिल है जिसने आपको यहाँ लाया। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि यह जानने में कोई हर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है और यह विवान कौन था। मुझे कम से कम ये स्पष्ट करना होगा कि मैं विवान नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने सिर को हिलाते हुए जवाब देता हूँ। ये देखकर डॉक्टर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। जब मैं देखता हूं कि कोई भी कम से कम 1 मिनट तक अंदर नहीं आने वाला है, तो मैं वार्ड के चारों ओर देखने का फैसला करता हूं। कम से कम ये बुरा नहीं है। मैं सोचता हूं, जिस कमरे को मेरे वार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था उसमें केवल मैं ही था, अन्य मरीजों के साथ साझा नहीं कर रहा था। और वर्तमान में मेरे शरीर में अभी भी खून चढ़ाया जा रहा है। अगर मैं अपनी चरम स्थिति में होता तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेरी पुनर्जनन क्षमता खून की कमी की भरपाई कर सकती थी, बशर्ते मैं पर्याप्त आराम करूं। इस समय मैं दरवाजा खुलते हुए सुनता हूं। फिर एक के बाद एक 4 लोग अंदर आते हैं। पहला वह लड़की थी जिसने मुझे बचाया था। वह अभी भी उसी कपड़ों में थी जिन पर खून के धब्बे थे। अगली व्यक्ति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वह वास्तव में वही लड़की है जिसे मैंने उस समय बचाया था। तीसरे व्यक्ति के बारे में, वह भी एक सुंदर महिला थी। मैं उसे कुछ और सेकंड तक देखे बिना नहीं रह सका। अंतिम व्यक्ति। मैं तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ जाता हूं और उस युवा आदमी को घूरता हूं जो वार्ड में प्रवेश करता है। विवान और 3 लड़कियां दरवाजे के बाहर लगभग 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, जब तक एक डॉक्टर आया और वार्ड में गया। लगभग 5 मिनट बाद वह बाहर आया और पूजा की ओर देखा, जिसके कपड़ों पर अभी भी खून था। वह एक सवाल पूछने ही वाला था कि उसकी नज़र विवान पर गहराई से पड़ी। कुछ समय बाद उसने पूछा, क्या तुम्हारा जुड़वां भाई अंदर है? विवान एक बार फिर इस सवाल से हैरान रह गया। यह क्या बकवास है? क्या इसका मतलब है कि पूजा जो कह रही थी वह सच में सही है? क्या वास्तव में कोई और है जो उसके जैसा दिखता है और वार्ड में है? अब उसकी जिज्ञासा उस व्यक्ति के बारे में बढ़ गई। ये जानना जरूरी था कि दुनिया में किसी का अपने जैसा दिखना कितना मुश्किल है। हालांकि हमेशा किसी का हमशक्ल होता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति उसके जैसा दिखता है, इस हद तक कि वे वास्तव में जुड़वां समझे जाएं, तो वह व्यक्ति वास्तव में सिर्फ एक हमशक्ल से कहीं अधिक होना चाहिए। फिर भी उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जानता। विवान के जवाब को सुनकर डॉक्टर चौंक गया। फिर उसने सोचा कि शायद विवान उससे मजाक कर रहा है या फिर उसके भाई के साथ कोई विवाद है। लेकिन इस समय उसने विवान के गंभीर चेहरे को देखते हुए दूसरे विकल्प की ओर झुकाव किया। युवक, तुम दोनों भाई हो। भले ही तुम्हारे बीच कोई विवाद हो, तुम्हें इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए।
वैसे भी मैं देख सकता हूं कि तुम अभी भी उसकी परवाह करते हो और इसलिए तुम यहां उसे देखने आए हो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। विवान, वह एक शब्द भी कहने से पहले डॉक्टर ने फिर से कहा, तुम उसे देखने जा सकते हो। उसके बाद तुम एक नर्स से कह सकते हो कि वह तुम्हें मेरे कार्यालय में ले जाए, वहां कुछ सवाल हैं जो मुझे तुम लोगों से पूछने हैं, खासकर युवा महिला से। जब उसने ये अंतिम शब्द कहे तो उसकी नज़र पूजा पर पड़ी। अपनी बात कहने के तुरंत बाद डॉक्टर चला गया, विवान को एक शब्द कहने या सवाल पूछने का मौका दिए बिना। डॉक्टर के जाने के बाद पूजा सबसे पहले वार्ड की ओर दौड़ी। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि जो उसने देखा वह सच है। दीपिका उसके पीछे आए और सान्या और विवान क्रमशः अंत में अंदर गए। जब विवान वार्ड में गया तो वह जिज्ञासा से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े युवक पर पड़ी, उसकी हरकतें ठहर गईं। वह अकेला ऐसा प्रतिक्रिया देने वाला नहीं था, बल्कि दीपिका और सान्या भी रुक गईं, लंबे समय तक कोई हरकत नहीं की। दूसरी ओर पूजा ने बिस्तर पर पड़े युवक को देखा और फिर विवान की ओर देखा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह भ्रमित नहीं हो रही है, उसने दोनों को कम से कम 10 बार देखा। इस बार दो नीली आंखें एक दूसरे से मिली और एक दूसरे पर टिकी रहीं। बिस्तर पर पड़ा युवक तुरंत उठ बैठा और विवान की ओर देखा। दूसरी ओर विवान ने भी उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में भ्रम स्पष्ट था, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह व्यक्ति खुद के जैसा क्यों और कैसे दिखता है। विवान अब इस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से संदेह में था और उसके दिल में बढ़ती जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने हमेशा अपने चांदी के बालों और नीली आंखों को एक अनोखी जोड़ी माना था। जब से वह याद कर सकता था, उसने अपनी मां के अलावा किसी और को चांदी के बालों वाला नहीं देखा था। जहां तक नीली आंखों की बात है, कई लोग थे जिनकी आंखें नीली थीं, लेकिन जो वह जानता था वे चांदी के बाल नहीं रखते थे। और यही कारण था कि उसने दोनों को जोड़ा ताकि उसकी आंखें विशेष बन सकें। लेकिन अब उसे चीजों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा, क्योंकि बिस्तर पर युवक के पास बिल्कुल वही विशेषताएं थीं। उसके पास चांदी के बाल, नीली आंखें, वही कद काठी थी। चेहरे के बारे में वह ये साबित नहीं कर सकता था कि वे एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर कई पट्टियां थीं। लेकिन फिर भी वह कुछ ऐसा देख सकता था, जैसे उसकी नाक की कड़ी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। उसके शरीर का आकार दूसरे का सटीक प्रतिकृति था, लेकिन उनके बीच अभी भी एक अंतर था। विवान के पास एक ठंडी और उदासीन व्यक्ति का आभास था, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें वह नहीं जानता था। दूसरी ओर युवक के पास एक प्रभुत्व का आभास था, जैसे वह किसी शीर्ष पर रहने के लिए अभ्यस्त था। तुम कौन हो? दोनों ने एक साथ पूछा, एक उंगली आगे की ओर इशारा करते हुए। उनके शब्दों ने तीनों लड़कियों को उनके हड़बड़ाहट से वापस लाया। दोनों ने जो सवाल पूछे उसे समझते हुए वे तुरंत बता सकती थीं कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वे अजनबी थे, लेकिन तीनों लड़कियों के लिए मजेदार बात यह थी कि वे देख सकती थीं कि दो लोग एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, एक दूसरे की तरह आवाज करते हैं, एक मामूली अंतर के साथ एक दूसरे की ओर उंगली उठाते हुए, जैसे वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हों। मैं विवान हूँ, विवान ने जवाब दिया। मैं जोनाथन हूँ, युवक ने एक साथ जवाब दिया। फिर कमरे में कुछ समय के लिए चुप्पी छा गई, कोई भी नहीं बोला। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लड़कियों को एक प्रकाश की किरण मिली हो। वे अंततः बता सकती थीं कि असली विवान कौन था। उन्हें यकीन था कि अगर दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाए और वे एक ही कपड़े पहने तो यह ऐसा होगा जैसे कोई अपने आईने में देख रहा हो। हालांकि चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं रही। विवान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरी ओर जोनाथन ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मुझे घूमने से मना किया गया है ना? विवान ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह पूछने का सही सवाल नहीं था, फिर भी वह जानना चाहता था कि यह व्यक्ति यहाँ क्यों है और वह क्यों घायल है। तुम ऐसे क्यों घायल हो? क्या किसी से लड़ाई हुई? विवान ने फिर से पूछा। पहली बार विवान ने किसी अन्य व्यक्ति को जानने की पहल की। ये तुम्हारी वजह से है, जोनाथन ने नाराजगी से कहा। क्या मैं? यह मेरी वजह से कैसे हुआ? ये हमारा पहला मिलन है, मैं तुम्हें इतना घायल कैसे कर सकता हूँ? विवान पूरी तरह से चौंक गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। किसी ने मुझ पर हमला किया, ये कहते हुए कि मैं विवान हूँ। मैं विवान नहीं हूँ, मैं जोनाथन हूँ। बकवास। जोनाथन ने इस बात पर गुस्सा किया कि वह एक साधारण गलतफहमी के कारण इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच गया। यह मेरी गलती कैसे है? मैंने तुम्हें ऐसा दिखने के लिए नहीं कहा, विवान ने पलटकर कहा। वह कैसे आसानी से दोष स्वीकार कर सकता था? तुम वह हो जो मुझ जैसा दिखता है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे बाद में पैदा हुए हो। जोनाथन ने विवान की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम मुझसे बड़े कैसे हो? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं, एक पल रुकिए, चूंकि मेरा मन इस तरह की बात सोचने के लिए अधिक परिपक्व है, मुझे विश्वास है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझ जैसा दिखते हो।
जब लड़कियां देख रही थीं कि दोनों युवक बच्चों की तरह कुछ बचकानी बातों पर बहस कर रहे हैं तो उन्हें हंसने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने इसे रोक लिया। लेकिन अगले पल उन्हें गंभीर चेहरे बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो सुना था। जोनाथन को विवान समझा गया और उस पर हमला किया गया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर जोनाथन वहां नहीं होता तो अब विवान बिस्तर पर होता? इसके अलावा शायद वह और भी बुरी स्थिति में होता, क्योंकि कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह जोनाथन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो वे डर गए। ये भी एक समय के बाद की बात थी कि विवान ने कुछ समझा। उसकी नज़रें ठंडी हो गईं और उसने पूछा, क्या तुमने अभी कहा कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की? जोनाथन विवान के साथ बहस जारी नहीं रखना चाहता था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। इसलिए वह राहत महसूस कर रहा था कि विवान ने विषय बदल दिया और वह सहयोग करने के लिए अधिक खुश था। तुम क्या उम्मीद करते थे? देखो, मैं अब तुम्हारी वजह से घायल हूं, इसलिए तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, जोनाथन ने जवाब दिया। जो दर्द वह महसूस कर रहा था वह पहले ही काफी कम हो गया था। अब वह कम से कम अपने अंगों को थोड़ी थोड़ी गति में हिला सकता था, बशर्ते वह अधिक बल न लगाए। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। यह नया है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन है जिसे मैंने इस हद तक नाराज किया हो कि वह मुझे मारना चाहे। लेकिन वह बकवास कौन है? जैसे ही विवान ने ये सवाल पूछे, उसके चारों ओर का माहौल ठंडा हो गया और हत्या की भावना हवा में फैल गई। लड़कियां डर गईं और विवान से कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गईं। दूसरी ओर जोनाथन ने विवान को आश्चर्यचकित नजरों से देखा। वह आभास, क्या ये हो सकता है? उसने अपने आप से सोचा, याद करते हुए कि उसके चारों ओर और लोग हैं। विवान शांत हो गया और जोनाथन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास उस व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए कुछ है? जोनाथन अपने विचारों से बाहर आया। विवान के सवाल के जवाब में उसने अपने बिस्तर के पास के कैबिनेट की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि मेरी चीजें वहां हैं। अगर ऐसा है तो वहां एक 6 स्क्रीन वाला फोन होना चाहिए। विवान ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। फिर वह आगे बढ़ा और कैबिनेट खोला। उसने पाया कि वहां 2 फोन और एक बटुआ था। उसने 6 स्क्रीन वाला फोन उठाया। उसने पावर बटन दबाया और स्क्रीन को सक्रिय किया। उसने इसे देखने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसे अभी भी इसे पासवर्ड से अनलॉक करना होगा। जोनाथन की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे पासवर्ड नहीं पता। यह मेरी समस्या कैसे है? जोनाथन ने अपने कंधे उचकाकर जवाब दिया। विवान असंतुष्ट था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ये पहले से ही अच्छा था कि उसे कुछ मिला जो उसे घटना के पीछे के व्यक्ति की ओर ले जा सकता था। उसने एक पल सोचा और तय किया कि वह डेनाली से इस चीज को हैक कराने के लिए कहेगा। इस विचार के साथ उसने फोन को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। वैसे तुम्हारी माँ का नाम क्या है? जोनाथन ने पूछा, यह नहीं जानते हुए कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। विवान ने फिर भी जवाब दिया, एन। क्या कोई समस्या है? तुमने अभी क्या कहा? जोनाथन अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ, पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि उसके हाथ में अभी भी एक सुई थी। वैसे तुम्हारी माँ का नाम क्या है? जोनाथन ने पूछा, यह नहीं जानते हुए कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। विवान ने फिर भी जवाब दिया, नीलिमा। क्या कोई समस्या है? तुमने अभी क्या कहा? जोनाथन अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ, पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि उसके हाथ में अभी भी एक सुई थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर विवान ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? यह उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। अब तक उसकी माँ ने कभी भी अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया था। अगर जोनाथन के पास इस बारे में कुछ जानकारी थी तो वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर खुश होता जो उसे इसके बारे में बता सके। वह अपनी माँ की उत्पत्ति के बारे में जिज्ञासु था। मैं उसे जानता हूँ, हालांकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसके फोटो घर पर देखे हैं। जोनाथन ने उत्साह से जवाब दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? विवान खुश और जिज्ञासु था कि उसकी माँ की फोटो जोनाथन के घर में क्यों थी। असल में तुम और मैं चचेरे भाई हैं, जोनाथन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर उसने जारी रखा, तुम्हारी माँ नीलिमा और मेरी माँ अनिता जुड़वां बहनें हैं। मेरी माँ हमेशा तुम्हारी माँ के बारे में बात करती थी। उनके साथ ली गई तस्वीरें हैं, इसलिए मैं हमेशा उसे देखना चाहता था। जोनाथन का ये खुलासा न केवल विवान को बल्कि वहां सुन रही लड़कियों को भी चौंका दिया। वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि जो 2 लोग एक दूसरे के समान दिखते हैं वे वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे ही उसने जो कहा उसे साबित करने के लिए जोनाथन ने कैबिनेट से अपना फोन निकाला। कुछ समय तक टैप करने के बाद उसने विवान को 2 महिलाओं की तस्वीर दिखाई जो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए थीं। विवान की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने दोनों की तस्वीर देखी। हालांकि वे जुड़वां थीं, वह अपनी मां को पहचान सकता था क्योंकि वह उसके पसंदीदा कपड़ों के डिजाइन को देख सकता था। दोनों के एक जैसे दिखने के साथ साथ ये तथ्य कि जोनाथन उसकी मां का नाम जानता था, विवान के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वे वास्तव में चचेरे भाई हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे तुमने भी अपनी माँ की विशेषताएं ली हैं। जोनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वास्तव में बहुत खुश था। वह अपनी चाची से मिलने की उम्मीद कर रहा था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसकी एक बहन है। उसने किसी से प्यार करने का दावा करते हुए घर छोड़ दिया था। परिवार ने स्पष्ट रूप से उसके किसी अज्ञात व्यक्ति से शादी करने पर सहमति नहीं दी थी। इसलिए नीलिमा ने गुप्त रूप से छोड़ दिया, पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार उसने अपने कार्ड का उपयोग करना बंद कर दिया था। वह कभी यात्रा नहीं करती थी और इसी तरह वह अंततः एक बड़े परिवार से थी। इसलिए उसे कुछ बुनियादी बातें पता थीं जो दूसरों को उसकी स्थिति के बारे में जानने में मदद कर सकती थीं। और चूंकि वह चली गई थी, तब से 2 दशक हो चुके थे। विवान ने जोनाथन की टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। वह लंबे समय तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बता सकते हो? ये सोचते हुए कि विवान अभी भी यह सुनिश्चित नहीं था कि वह उसकी माँ को जानता है, जोनाथन ने नीलिमा के बारे में बात करना शुरू किया, जो कुछ भी उसने अनिता से सुना था। ये पता चला कि उसकी माँ नीलिमा एक बड़े और गुप्त परिवार से थी जिसे जेज़्डा कहा जाता था। दोनों, नीलिमा और अनिता जुड़वां थीं और अपने माता पिता की एकमात्र बेटियां थीं। उनके 2 बड़े भाई थे। दूसरे शब्दों में, विवान के पास 2 चाचा और एक चाची थी। जहां तक उनके पिता का सवाल है, हालांकि वह वर्तमान परिवार के प्रमुख नहीं थे, वह परिवार के प्रमुख के दूसरे स्थान पर थे जो उनके बड़े भाई थे। इसलिए उनके पास परिवार में बहुत अधिकार था, अपने बड़े भाई के ठीक नीचे जो परिवार का प्रमुख था। दोनों बहनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किया। बड़े परिवार में ये स्पष्ट था कि कई जलन रखने वाले लोग थे जिनकी अपनी स्वार्थी इच्छाएं थीं। इसलिए वे अपनी साजिशें बनाते थे। हालांकि इनमें से कोई भी साजिश दुष्ट नहीं थी, लेकिन वे पीड़ित के लिए कुछ अच्छा नहीं था। उनके कुछ चाचा और चाची ने परिवार को अन्य बड़े परिवारों के साथ विवाह के माध्यम से संबंध बनाने की योजना बनाई। लक्ष्य स्पष्ट रूप से दोनों बहनें थीं। उन्होंने लड़कियों को विवाह के लिए असहमत करने के तरीके खोजे, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह के लिए पेश करने की कोशिश की जिसका चरित्र निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं था। बेशक ऐसा न हो कि इसे दूसरे पर सीधे हमले के रूप में देखा जाए, वे उन युवा मास्टरों को चुनते थे जिनका अच्छा बैकग्राउंड होता था। इस तरह वे दावा करते थे कि वे ये परिवार के भले के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अनिता पर यह कोशिश की, लेकिन उसके लिए भाग्यशाली, वह पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर चुकी थी जो अच्छे और स्वीकार्य बैकग्राउंड से था। इसलिए योजनाएं विफल हो गईं क्योंकि परिवार के प्रमुख ने दोनों के विवाह पर सहमति दी। दूसरी ओर नीलिमा अलग थी। वह किसी से प्यार कर चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। इसलिए उसने उसे परिवार से मिलाने की हिम्मत नहीं की। अंत में साजिशकर्ताओं ने एक नीच व्यक्ति को खोजा जो महिलाओं को कपड़ों की तरह बदलने में रुचि रखता था, ये दावा करते हुए कि वह एक अच्छे व्यवहार वाला और आदर्श व्यक्ति था। वह उसके जीवनसाथी के लिए अच्छा था। नीलिमा ने इससे सहमति नहीं दी। इससे परिवार में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अनिता की मदद से नीलिमा भागने में सफल रही। अनिता ने उसकी छापों को छिपाने में मदद की। जिस दिन वे अलग हुए, 20 साल पहले, वह आखिरी बार था जब दोनों बहनें मिलीं और एक दूसरे से बात की। और हालांकि अनिता वास्तव में अपनी बहन को देखना चाहती थी, अपनी बहन की खुशी के लिए उसने हाल के वर्षों में उसे खोजने का फैसला किया जब वह और अधिक सहन नहीं कर सकी। उसने 2 साल पहले उसे कॉल करने की कोशिश की, उस नंबर का उपयोग करते हुए जो नीलिमा ने अनिता की आईडी का उपयोग करके पंजीकृत किया था, लेकिन उसने पाया कि वह नंबर अब सेवा में नहीं था। इसने उसे तनाव में डाल दिया, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को वापस लाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही थी। अब जब 2 दशक बीत चुके थे, वह सुनिश्चित थी कि भले ही उसे दंडित किया जाए, लेकिन उनकी उम्र में किसी और से शादी करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर जोनाथन परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतियोगियों में से एक था। अपनी मां की मदद करने के लिए उसने उस पद के लिए जाने का फैसला किया। जेज़्डा जैसे परिवार में यह विरासत का मामला नहीं था जहां पिता परिवार के प्रमुख का पद अपने बेटे को सौंपता है, बल्कि यह परिवार के युवा मास्टरों के बीच एक प्रतियोगिता थी, ये तय करने के लिए कि कौन परिवार का नेतृत्व करने के लिए सबसे सक्षम था। चूंकि उसने प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया, उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। वह सुनिश्चित था कि ये सभी उसके प्रतियोगियों और उनके परिवारों द्वारा योजनाबद्ध थे। भाग्य से वह आज तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत था। लेकिन फिर भी, हालांकि उसने ये साबित करने के तरीके खोजने की कोशिश की कि वे ही थे जिन्होंने उस पर हमला किया, वह कभी सफल नहीं हुआ क्योंकि ये लोग हमेशा जो कुछ भी करते थे उसमें सावधान रहते थे। वह भी कुछ वर्षों तक खुद को संभालने में सफल रहा, जब तक कि पिछले वर्ष वह चौकस नहीं हुआ। जब वह आधिकारिक काम पर बाहर था, तब जो हत्यारा भेजा गया था वह वास्तव में पिछले हत्यारों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाई हुई, और जब उसने देखा कि वह हार रहा है, तो हत्यारे ने एक विशेष जहर का उपयोग करने का सहारा लिया, जिसने उसे बहुत कमजोर कर दिया।
अगर वह अपने चरम पर होता तो एक छोटे से व्यक्ति जैसे वाइपर को उसके कपड़ों के कोने को छूने में भी परेशानी होती। विवान और अन्य अंततः समझ गए कि एक ऐसे परिवार में जीवित रहना क्या होता है जो साजिशकर्ताओं से भरा होता है। हालांकि विवान के सौतेले भाई बहन हमेशा उसके खिलाफ साजिश करते थे, जेज़्डा परिवार के बारे में सुनकर उसने सोचा कि रॉय परिवार तो कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर सान्या परिवार के व्यवसाय की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। हालांकि वह एक लड़की थी, उसके पास क्षमताएं थीं और उसके माता पिता जो उतने ही सक्षम थे, उसके साथ साथ उसके दादा दादी का समर्थन था। दीपिका और पूजा की भी यही स्थिति थी। वे उत्तराधिकारी नहीं थीं और इसलिए उन पर कोई दबाव नहीं था। इसके अलावा दीपिका को हमेशा अपने दादा अल्टन फरेल द्वारा बहुत प्यार किया गया, इसलिए कोई भी वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उस व्यक्ति का अंत बहुत बुरा होता। गहरी सांस लेते हुए, हालांकि वह जिज्ञासु था और वास्तव में अपनी चाची से मिलना चाहता था, विवान ने तय किया कि वह केवल तभी ऐसा करेगा जब उसकी ताकत जेज़्डा परिवार से अधिक हो जाएगी। जेज़्डा परिवार एक गुप्त परिवार था और वह उन परिवारों में से नहीं था जो अपनी संपत्ति का प्रचार करते थे। वर्तमान में उनके पास ऐसी संपत्तियां थीं जो सैकड़ों अरबों की थीं। उनके साथ अन्य परिवारों के संबंधों को जोड़ते हुए जो विवाह के माध्यम से उनसे जुड़े थे, वह सुनिश्चित था कि वह उनके साथ तुलना नहीं कर सकता, कम से कम अभी के लिए। वह सुनिश्चित था कि जैसे ही इन लोगों को पता चलेगा कि उसकी मां नीलिमा है, वे उस पर अपनी निराशा निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि नीलिमा ने भागकर उनकी योजनाओं को विफल कर दिया था। हालांकि उसके पास एक प्रणाली थी, वह लंबे समय तक दबाया जाना नहीं चाहता था जब तक कि वह प्रणाली को स्तर 2 में अपग्रेड नहीं कर लेता। वैसे तुम्हारी मां कहाँ है? मैं उसे देखना चाहूंगा, जोनाथन ने अपनी कहानी खत्म करने के बाद उत्सुकता से पूछा। वह अब बिस्तर पर था, सिरहाने के सहारे। उत्साही जोनाथन को देखते हुए विवान ने सिर हिलाया और कहा, वह कुछ साल पहले मर गई। क्या तुम गंभीर हो? जोनाथन अपने पैरों पर कूद पड़ा और अविश्वास और सदमे से पूछा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं।